लगभग दुनिया का हर बंदा, हर नागरिक वहाँ रहता है किसी न किसी रूप में। इंडियंस का स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमिग्रेंट पॉपुलेशन रही है। आज भी एक एवरेज मीडियन अमेरिकन इनकम से हम 25 से 30% ज़्यादा कमाते हैं भारतीय मूल के लोग वहाँ पर। सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्कूलिंग बच्चों की फ्री है, जो हमारे यहाँ पर भी फ्री है, वहाँ पर भी फ्री है, बट वहाँ के सरकारी स्कूलों में और हमारे सरकारी स्कूलों में रात दिन का फ़र्क है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स वैसे तो छोटी लगती हैं, बट इट एंड्स इन अ ह्यूज लॉस। बड़ी हो जाती है। आपको गाय नहीं दिखेगी रोड पे, कुत्ते भौंकते हुए नहीं सुनाई देंगे। तो ये चीज़ें जो इंडिया की जो खुशबू है, जो महक है, जो स्मेल है, जो नॉइज़ है, वो सब आप मिस करते हो। और वो सब आपको कहाँ से कनेक्ट होती है? अपने लोगों से। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, काम करके भी गरीब कोई नहीं रहता वहाँ। काम नहीं कर रहे हो, आपने चूज़ करा है कि आई जस्ट वांट टू लिव ऑफ दिस। ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि हमने मूवीज़ में ही देखा था आज तक। और जब अपन बचपन देखते हैं, गाँव देखते हैं, तो कभी सोचा नहीं था कि हम भी अमेरिका जाएंगे। या कभी मुझे ऐसा लगता है कि पैसा अमेरिका का, जीवन भारत का। ये जो लाइन है ना, ये मेरे दिल को छूने वाली लाइन है कि पैसा तो अमेरिका का हो लेकिन लाइफ इंडिया की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित खांडल शो में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओरिजिन बेस के लोग जो भी एनआरआईज हैं, यूएस में रहते हैं। इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, ओसीआई कार्ड को लेकर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो जितनी भी पॉलिसीज है उसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, रंजीत सिंह चंपावत जी, जो अपने आप में इस चीज़ के लिए एक नॉलेज का बहुत बड़ा भंडार है। तो स्वागत है रंजीत जी आपका इस शो में। और आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि किस तरीके से जो यूएस में रहने वाले लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, एनआरआईज हैं, उनको क्या क्या इश्यूज आते हैं, इमिग्रेशन, वीज़ा, पॉलिसीज, जितना भी डिस्कशन है वो आज आप हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताइए। नमस्कार अमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत उत्सुकता है कि हम इस डिस्कशन के लिए बैठे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी सेंसिटिव और रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको हम टच बेस करें। और जो भी पॉलिसीज़ हम, चाहे वो यूएस गवर्नमेंट की हो जो इमिग्रेंट्स को अफेक्ट करती है, या इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो वहाँ रह रहे इंडियन अमेरिकन्स को अफेक्ट करती है, उनको हम टच बेस करेंगे। और आई होप एट द एंड ऑफ द शो वी कम अप विद insights for the people who really want to learn about things. तो रंजीत भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो ये सफ़र है, जो आप मेरे हिसाब से शायद जोधपुर के पास से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो सफ़र है, ये जो जर्नी है, ये आप खुद इंडियन भारतीय मूल के हैं। तो आप यहाँ से यूएस के अंदर चले गए और एक इतना बड़ा आपने वहाँ एक एम्पायर सेटअप किया, इतने लोगों को आप वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, पहले एक बार वो हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताइए। ठीक है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव का नाम है मालगढ़, जो वेस्टर्न राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा। मेरे पेरेंट्स आज भी वहीं रहते हैं। फादर मेरे ट्रेडिशनल फार्मर हैं। और मेरी स्कूलिंग शुरुआत जोधपुर में ही हुई। उसको मैं अपना होम टाउन कह सकता हूँ। कॉलेज मैंने पूना से करी, फर्ग्यूसन कॉलेज इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इनिशियली मैं 2005-06 से ही ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट काम करा इनिशियली। 2012 में मैंने एक कंपनी थी कॉक्स एंड किंग्स करके। हाँ, मैंने नाम सुना जी, है Cox and उसके Kings। साथ मैंने शुरुआत करी एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट। और मैंने उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करा, काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रैवल भी करा थ्रू आउट इंडिया। एजुकेशन वगैरह सब इंडिया से ही हुआ आपका? जी जी, बिल्कुल, सब कुछ यहीं से। और 2014 के अंदर भारत सरकार ने आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था कॉक्स एंड किंग्स को। कॉक्स एंड किंग्स की एक सब्सिडरी कंपनी होती थी जिसका नाम था CKGS, कॉक्स एंड किंग्स ग्लोबल सर्विसेज। तो ज़्यादातर बड़ी कंट्रीज़ जिनका वीज़ा का और कॉन्सुलर सर्विसेज का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, वो ऑफन एक आउटसोर्सिंग पार्टनर की हेल्प लेते हैं। जैसे हम इंडिया में हमारा पासपोर्ट्स का काम टाटा वाले करते टाटा हैं, वाले करते हैं। हाँ, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 में कॉक्स एंड किंग्स को वो काम दिया। तो मेरी कंपनी ने, उस वक्त मैं दिल्ली में काम कर रहा था, तो मेरी कंपनी ने मुझे वहाँ ट्रांसफ़र करा। और 6 लोकेशंस थी, उनमें से जो सबसे बड़ी लोकेशन थी वॉल्यूम वाइज न्यूयॉर्क, उसका कार्यभार संभालने के लिए मुझे यूएस भेजा। तो वो मेरा पहला असाइनमेंट था अमेरिका में। 2014 में आपने मूव जी, किया? 2014 में। राइट। जी, तो उसके बाद से मैं 5 साल तक मैंने उनके साथ काम करा। और 2018 के मध्य में मैंने अपना खुद का काम शुरू करा, मेरी अपनी खुद की कंपनी शुरू करी, अल्टीमेट ट्रैवल एंड वीज़ा। अच्छा।
और उसके तो बाद अभी से अल्टीमेट ट्रैवल एंड जो वीज़ा है वो यूएस में कौन कौन सी लोकेशन पर काम कर रही है और आप क्या क्या सर्विसेज वहाँ दे रहे हैं? हम बेसिकली हमारा मेन जो सेंटर है वो न्यूयॉर्क है। क्वींस न्यूयॉर्क में हमारा ऑफिस है, एक लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में है। फिर हमने कुछ फ्रेंचाइजीज पार्टनरशिप्स में भी काम शुरू कर रखा है। ऑरलैंडो फ्लोरिडा में है, डैलस टेक्सास में है, और अभी हम मूविंग फॉरवर्ड विद इन अ मंथ और टू वी विल बी ऑपरेटिंग इन बॉस्टन एज वेल। तो यहाँ पर सब जगह अपने आपके खुद के सेंटर्स हैं जी बिल्कुल। और आप जो भारतीय मूल के लोग हैं जो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं उनको बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। हमारी सर्विसेज में देखिए दो सेगमेंट हैं। एक पहला हो गया कि जो इंडियन कॉन्सुलर सर्विसेज हैं, क्योंकि मैंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ काफ़ी साल काम करा, उनके सिस्टम में रह के काम करा, और इंडियन कम्युनिटी के साथ बहुत क्लोजली काम करा जब हम आउटसोर्सिंग उसमें थे, पार्टनरशिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो उनके चैलेंजेस क्या आते हैं, पेपर वर्क कितना कॉम्प्लिकेशंस रहता है, वो सब हमने बहुत क्लोजली देखा मैंने। तो एक तो वो सेक्शन है हमारे काम का। दूसरा है यूएस इमिग्रेशन का, जिसमें हम काफ़ी अटर्नीज़ के साथ भी काम करते हैं, जिसमें जो इमिग्रेंट्स इंडिया से या और कई कंट्री से यूएस आते हैं, तो उनके स्टेटस को लेके, उनके पासपोर्ट्स, यूएस पासपोर्ट्स, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन है। तो एक वो सेगमेंट हो गया, और एक दूसरा जो इंडियन डायस्पोरा के लिए इंडिया सेंट्रिक सर्विसेज हैं, वो सारी हम प्रोवाइड करवाते हैं सारे तो सेंटर्स के उसमें थ्रू। जैसे किस तरह की सर्विसेज नॉर्मली कवर होती है? जैसे इंडियन डायस्पोरा आपने बोला कि भारतीय मूल के लोग हैं, तो उनको ऐसी कौन सी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है जो आप लोग उनको सर्व करते हैं? सो इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो दो सेक्शंस हैं उसमें। एक तो हो गए वो भारतीय जो वहाँ जाके अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया जिन्होंने, जिनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है। हाँ, तो पर पैदा वो यहाँ हुए थे, ठीक है। या उनके बच्चे भी जो वहाँ पैदा हुए बट उनके पेरेंट्स सपोज इंडिया से थे, तो उनको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। राइट। ठीक है ना। दूसरे होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, जो आज भी इंडियन है, जो आज भी इंडियन सिटीजन है, सिटीजन भी इंडिया के हैं। जी, भारतीय नागरिक हैं, बट किसी न किसी कारणवश साल में कम से कम 6 महीने भारत से बाहर रहते हैं, वर्क वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, किसी न किसी रीज़न से। तो वो दोनों तरह के उसमें दो कैटेगरी होगी। ठीक है। तो हमारी सर्विसेज में हम ओसीआई कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। ओसीआई को हम कवर करेंगे सेपरेटली अलग ओसीआई सेक्शन मेरे में। हिसाब से एक बहुत ही डिटेल्ड मतलब डिस्कशन करेंगे अपन ओसीआई पे। जी। हाँ। इंडियन पासपोर्ट के रिन्यूअल हो गए, हाँ। काफ़ी तरह के वीज़ाज होते हैं इंडिया के लिए, है ना, 15-16 तरह की वीज़ा कैटेगरीज हैं, तो वो उनको सारे हैं। इंडिया नहीं आना पड़ता, वहीं बैठे बैठे ये सर्विस हाँ जी। आपकी जो कंपनी है, फर्म है, वो देती है उनको। हाँ जी। और फिर आपके रिनाउंसिएशन एक प्रोसेस है, जब आप फॉरेन सिटीजन बन जाते हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करानी पड़ती है। प्लस इंडियन कॉन्सुलेट्स, वहाँ पे एक तो मेन एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी में, फिर 6 उनकी ब्रांचेज हैं जिनको हम कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। तो कॉन्सुलेट आपके गवर्नमेंट का एक्सटेंशन है बेसिकली अमेरिका में, भारत सरकार का एक्सटेंशन है। तो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने हो, लाइफ सर्टिफिकेट करवाने हो, पावर ऑफ अटर्नीज अटेस्ट करवानी हो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, वीज़ा लेना हो, ओसीआई लेना हो, रिनाउंसिएशन लेना हो, कुछ भी करवाना हो आपको, मॉर्टल रिमेन्स को वापस इंडिया पहुंचवाना हो, वो सारे कामों में कॉन्सुलेट अपने सेंटर्स के थ्रू, अपने जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और हम एज अ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर लोगों की लाइफ को इजी करते हैं उन सर्विसेज को एक्सेस करने में। हाँ, होने को वो काम वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप एज ए इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करते हैं। एग्जैक्टली, जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट करता है, एक लॉयर करता है, एक डॉक्टर करता है। जैसे हम आईटीआर कोई फाइल कर भी सकता है, लेकिन वो हमारी हेल्प लेता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस को आप बेटर समझते हैं, उसी तरीके से जो पूरा प्रोसेस है उसको हम ज़्यादा समझते हैं कि कहाँ पे कौन सा पेपर वर्क कम है तो उसकी जगह हम क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ अटक सकती है, क्या रिजेक्शन के रीजंस हो सकते हैं, तो वो सब हम कवर करने की कोशिश करते हैं। रंजीत भाई, आपने लाइफ का क्या चेंज देखा? आप जैसे इंडिया से यूएस गए, आपने इतने टाइम वहाँ पर निकाला, मतलब यूएस के अंदर, तो अपने यहाँ की लाइफ में और वहाँ की लाइफ में ऐसा क्या डिफरेंस है जो आज आप बताइए व्यूअर्स को। देखिए, यूएस एक हार्डकोर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अच्छा। ठीक है ना, शुरू से वैसा ही रहा है, इमिग्रेंट्स का कंट्री है, लगभग पूंजीवादी सोच है वहाँ। पूंजीवादी सोच है, लगभग दुनिया का हर बंदा, हर नागरिक वहाँ रहता है किसी न किसी रूप में। अच्छा। और वो अमेरिकन इकोनॉमी को किसी न किसी रूप में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जिसमें इंडियंस का स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमिग्रेंट पॉपुलेशन रही है। आज भी एक एवरेज मीडियन अमेरिकन इनकम से हम 25 से 30% ज़्यादा कमाते हैं भारतीय मूल के लोग वहाँ पर। अच्छा। और क्राइम में हमारा कहीं पे भी नाम नहीं आता है। एक अच्छी सोबर पॉपुलेशन के तौर पे हमको देखा जाता है वहाँ पे। जी,
तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस, मैं तो एक छोटे से गांव से आता हूँ सर, है ना, जहाँ पे सुविधाओं का अभाव था शुरू से। स्कूल बहुत छोटी सी थी, तो मेरे सरकारी फादर ने स्कूल मेरे को होते थे, हॉस्टल छोटे में डलवाया था शुरू में ना, जोधपुर में। तो मैंने यही देखा कि भारत में एक हर चीज़ का एक लिमिट है। हमारे यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड है, Limited पॉपुलेशन बहुत बड़ी है ना। काफ़ी चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। सेम हार्डवर्क आपको यूएस में भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बट मेहनत का रिवॉर्ड जल्दी मिलता है। अच्छा, इसीलिए लोग वहाँ ज़्यादा जाना मूव करना पसंद करते हैं। क्योंकि बैंकिंग बहुत ईजी है, बिजनेस सेटअप करना बहुत आसान है। सेटअप इजी है वहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत आसान है। एज लॉन्ग एज आप जो लिमिटेड उनकी कंडीशंस हैं वो पूरी करते हैं, तो आप बहुत आसानी से। टाइम बाउंड है सारा काम। सब कुछ टाइम बाउंड है, सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्कूलिंग बच्चों की फ्री है, अगर जो हमारे यहाँ social- पर भी फ्री है, वहाँ पर भी फ्री है। बट वहाँ के सरकारी स्कूलों में और हमारे सरकारी स्कूलों में रात दिन का फ़र्क है। वहाँ पर वो 5 स्टार फैसिलिटी है, हाँ, जो हम प्राइवेट में यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में, वो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री में मिलती है। फ्री में मिलती ठीक है ना। कंपलसरी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलते हैं, तो कभी कोई बीमार हो जाए या सिवियर कुछ कंडीशन हो जाए तो आदमी अकेला नहीं फील करता, क्योंकि स्टेट वाइज सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। जो जॉब करता है उसकी एम्प्लॉयर उसको मैंडेटरीली। है। उसका प्रीमियम पे करेगी जी company। बिल्कुल। तो ये सारी सुविधाएं जो भारत में नहीं थी वो वहाँ पर है ना। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अगर आप देखा जाए तो अमेरिका बहुत आगे है हमसे, बट एट द सेम टाइम अगर हम कल्चरल वैल्यूज़ की बात करें, फैमिली वैल्यूज़ की बात करें, एक सोशल फैब्रिक की बात करें, तो वो भारत में बहुत गहरा है और बहुत पहले से है। अगर वैल्यूज़ की बात करें तो हाँ जी। हाँ, तो मेरा यही मानना है, क्योंकि मैं आई हैव सीन बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, है ना। मैं भारत में भी काफ़ी रहता हूँ, यूएस में भी रहता हूँ, काम मेरा वहाँ आपने चलता है। दोनों दुनिया हाँ को जी। देखा है यहाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा अमेरिका का, जीवन भारत का, क्या अगर बात मेरा पर्सनल मैं ओपिनियन बताऊं तो। व्यूअर्स, ये जो लाइन है ना, ये मेरे दिल को छूने वाली लाइन है कि पैसा तो अमेरिका का हो लेकिन लाइफ इंडिया की हो। तो जीवन अमेरिका में भी बहुत अच्छा तो है, आप वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं इंडिया में। नहीं, इंडिया की भी इंजॉय करता हूँ, यूएस में US होता हूँ की तो भी वहाँ की भी बहुत करता हूँ। आई लव दैट कंट्री। आज भगवान की दया से जो कुछ भी मिला है पिछले 10-15 सालों में, अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे भारतीयों को अमेरिका ने एक अच्छा जीवन दिया है। पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भारत में रह के मैं यही बिजनेस मैं इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा हूँ, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक सही मुकाम तक ला पाऊँ, बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जबकि यूएस में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहाँ आपके एथिक्स की बहुत वैल्यू है। एथिक्स की वैल्यू है। हाँ, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे तरीके से काम करते हो, बात करते हो, तो वहाँ पे आपको पोटेंशियल बहुत है। सुना जाता है, आपकी बात को समझा जाता है। और दूसरी चीज़ अमित जी, क्या है ना कि वहाँ पे एक मिनिमम वेज करके पॉलिसी है सरकार की, हर स्टेट में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो शायद वेज का। अपने भारत में भी न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी, बट वो बहुत न्यूनतम है ना। इतनी है कि आप सिर्फ आटा दाल खरीद सकते हो उससे। वहाँ की न्यूनतम में और यहाँ की न्यूनतम में बहुत फ़र्क है। अब वहाँ न्यूनतम जिसको मिल रहा है, परिवार में अगर 2 सदस्य कमा रहे हैं, तो वो उस न्यूनतम में भी एक गाड़ी मैनेज कर सकते हैं, एक छोटा घर मैनेज कर सकते हैं, इतना मिलता है, साल में एक वेकेशन मैनेज कर सकते चाहे हैं। उसको काम नहीं करना पड़ता उसको। काम कर रहे हैं ना, वो मिनिमम वेज पे कर रहे हैं, काम करके ही मिलेगा, बिना काम करे नहीं मिलेगा। मिलेगा। बट 8 घंटे 40 घंटे वीक का, वो एक सिक्योरिटी है गवर्नमेंट हाँ, कि भाई $12 पर आवर से नीचे किसी को नहीं मिल सकता इस पर्टिकुलर स्टेट तो में। वहाँ तो सर्वेंट रखना भी बहुत महंगा पड़ता होगा। रखते नहीं है ना लोग, वहाँ कामकाजी जीवन है, लोग सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इसीलिए आउटडोर रेस्टोरेंट्स बहुत चलते हैं, कॉफ़ी कल्चर बहुत है वहाँ पे, कैफ़ेज़ का, क्योंकि लोग घर में इतना कुकिंग वगैरह का टाइम मिलता नहीं है। तो एक मैकेनिकल लाइफ है, बट एटलीस्ट आपको जो बेसिक सुविधाएं हैं जीवन की, आपके बच्चों के लिए एक छत हो, गर्म घर हो, वो सब आसानी से मिल जाता है। फिर उसके ऊपर तो आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, आप एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पे सब जी रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, काम करके भी गरीब कोई नहीं रहता वहाँ। काम नहीं कर रहे हो, आपने चूज़ करा है कि आई जस्ट वांट टू लिव ऑफ द स्टेट बेनिफिट्स, तो वो लिमिटेड होते हैं। बट एज लॉन्ग एज यू आर केपेबल एंड विलिंग टू वर्क, देयर इज़ वर्क एंड पीपल कैन लिव ऑफ इट वेरी नाइसली। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। राइट। तो मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जब आपने पहली बार यूएस इमिग्रेशन सिस्टम को फेस किया तो कौन से चैलेंजेस सबसे टफ लगे, और मालगढ़ से जो मैनहट्टन तक का जो आपका सफ़र है न्यूयॉर्क तक का, उसमें आपको क्या चैलेंजेस आए? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा किस्मत वाला कहूँगा अपने आप को इसमें, क्योंकि जब मैं पहली बार मेरे को मेरी कंपनी ने बोला कि आपको यूएस जाना है और ये न्यूयॉर्क का सेंटर आपको मैनेज करना पड़ेगा वहाँ पे, तो मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस सारा मेरा कंपनी ने करा। बॉम्बे में कोई लॉयर थे। क्या फर्स्ट थॉट आया जब कंपनी ने आपको ऐसा बोला? पहले तो मुझे लगा कि हम क्या करेंगे जाके वहाँ पे, अपना तो काम, अपना तो कल्चर ही अलग है। हाँ, ट्रैवल है, ये वो है, बट उन्होंने मेरे को बोला कि भाई थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा शुरू में, ऐसा वैसा।
मुझे ज़्यादा पिक्चर की क्लैरिटी नहीं थी। मैं वहाँ गया तब मुझे एक शौक लगा। बट शुरू से देखिए मैं ऑल्दो मैं गांव से था, बट मेरी एजुकेशन हमेशा भगवान की दया से अच्छे स्कूलों में हुई। कॉलेज मैंने पूना से करा, जो एक काफ़ी मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट था वहाँ पे। फिर भी जब मैं पहली बार मैनहट्टन पहुँचा, न्यूयॉर्क पहुँचा, तो मुझे एक कल्चर शॉक लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। और मैंने जब मैं कॉक्स एंड किंग्स के ट्रैवल डिवीजन में था तो फॉरेनर्स के साथ भी बहुत काम करा मैंने। बट उनसे बात करने में और उनको अपना कल्चर समझाने में और वहाँ जाके उनको देखने में और उनका कल्चर के बीच में रहने में बहुत फ़र्क था। अच्छा। तो मुझे खुद एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगा कि यार एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज, नीट, टाइडी। मतलब आप जब पहले इंडिया में काम करते थे तो जैसे फोन पे बात होती थी उनसे, हाँ, आते भी थे, और हमने आप बहुत उनको ट्रैवलर्स आप समझा भी देते थे, लेकिन आप जब वहाँ जाकर उनसे फेस किया तो उसमें और इसमें डिफरेंस जी जी था। बिल्कुल। देखिए ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि हमने मूवीज़ में ही देखा था आज तक। और जब अपन बचपन देखते हैं, गांव देखते हैं, तो कभी सोचा नहीं था कि हम भी अमेरिका जाएंगे या कभी राजस्थान भी क्रॉस करेंगे। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव कल्चर शॉक मैं कहूँगा। और काम भी बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि जहाँ से हमको आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था प्रीवियस कंपनी से, वो ऐसे सिचुएशन में मिला कि काम सही नहीं चल रहा था कुछ, या प्रॉब्लमेटिक था। और वो काम क्या हमेशा एवरी डे इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो जब आप ट्रांजिशन फेज में होते हो तो थोड़े टाइम के लिए काम रोकना पड़ता है, तो वो इन्फ्लक्स नहीं रुकता है। तो मैं जब वहाँ गया तो आप मान के चलिए 18-18 घंटे हम काम कर रहे थे टू गेट एवरीथिंग ऑन इन स्ट्रीमलाइन। तो चैलेंजिंग था शुरुआत में, बट धीरे धीरे वो स्टेबलाइज हो गया। बट एज फार एज मेरा इमिग्रेशन का वो जो प्रोसेस था, वो पेपर वर्क कंपनी ने करा था, बट फिजिकली मेरे को एम्बेसी में अपीयर होना था, इंटरव्यू फेस करना था। उनके क्वेश्चंस मैंने आंसर करे, उन्होंने सारी पूछी कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो कभी और कहीं गए ही नहीं, सीधा अमेरिका क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर कि तुम ही को भेजा जा अच्छा, रहा है। ऐसा पूछते हैं हाँ, वहाँ आई वॉज ओनली 29 ईयर्स देन। पे? तो मुझे उन्होंने बोला कि भाई तुम इतना यंग एज में क्या करोगे वहाँ जाके, ऐसा वैसा सारा। तो आई ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, उसको जस्टिफाई करा और मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। कुछ समय बाद मेरी फैमिली को भी कंपनी ने वहाँ भेज दिया, एंड वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल। और जहाँ तक गांव से लेके वहाँ तक के सफ़र की कहानी है, तो वो तो देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है। उसमें आई थिंक मेरे वाइफ, मेरे बच्चों का बहुत कांस्टेंट सपोर्ट रहा, क्योंकि वो मैं घर बहुत से बहुत ज़रूरी बाहर रहता था। पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा। और अलोंग द वे जिन जिन कंपनीज के साथ मैंने काम करा, जिन कस्टमर्स के साथ मैंने काम करा, उन सब की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, और है ना, कहते हैं ना कि एक निचोड़ था बहुत सारे लोगों की मेहनत का, ना सिर्फ मेरा अकेले का। उन सब की वजह से मैं कुछ कर पाया। तो यस, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्वड इन माय लाइफ, प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली। राइट। तो रंजीत भाई, कब आपको रियलाइज़ हुआ कि इंडियन जो डायस्पोरा के जो ओरिजिन के लोग हैं उनके लिए एक मेजर सर्विस गैप एग्जिस्ट करता है? देखिए, जब हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे तो हम आउटसोर्सिंग एजेंसी थे। हमारा काम सिर्फ इतना होता था कि हम उसको मैनेज करें, लॉजिस्टिक्स को, पेपर वर्क को चेक करें। क्योंकि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का यही काम होता है। हाँ, तो कॉन्सुलेट भेजने से पहले, एम्बेसी भेजने से पहले हमारा काम था उसको स्क्रूटनाइज करें, प्रॉपर चेक करें। बट हमारा काम ये नहीं था कि हम क्लाइंट को गाइड करेंगे क्या भेजना है हमको। हमारी वेबसाइट थी, हमारा कॉल सेंटर था गाइड करने के लिए, बट फिर भी पीपल वर मेकिंग मिस्टेक्स। यू वॉन्ट बिलीव 40% तक जो हमारे पास फाइलें आती थी, सपोज 100 आई तो 100 में से 40% इनकम्प्लीट ही होती थी। किसी में कोई मिस्टेक है, किसी में कोई पेपर कम है, किसी में कुछ साइन मिसिंग है, किसी में टाइपो एरर है, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो वो हमारे लिए काम बढ़ जाता था उल्टा, क्योंकि उनको होल्ड पे रखो या रिजेक्ट करो, फिर वो वापस आएंगी, तो वो तो लोग आपको डायरेक्ट डबल हो कॉल रहा था करते काम। थे? तो हमने बहुत कोशिश करी कॉक्स एंड किंग्स में रहते हुए भी कि सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करा, कॉल सेंटर को थोड़ा प्रोएक्टिव करा, लोग बच्चों को, लड़कों को ट्रेनिंग दिया वहाँ पे ताकि वो सही आंसर्स दे पाएँ। स्टिल वी वर हैविंग दीज इश्यूज़ और रिजेक्शंस बढ़ते जा रहे थे। फिर एस्केलेशंस भी बहुत आती थी कि लोग कंप्लेंट करते थे मेरा ये पेपर मिसिंग है, ये वो सारा काम ही नहीं हुआ अभी तक। और देखिए ये पूरा प्रोसेस है ना, it's very different from having a doctor's consultancy और टैक्स कंसल्टेंसी और लीगल कंसल्टेंसी। इस पूरे प्रोसेस में लोगों की लाइफ लाइन पे होती है। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए तो ट्रैवल हैम्पर हो जाता है, बूढ़े पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया में, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं एक साथ। तो जब मैंने 2018 में मेरा कॉक्स एंड किंग्स का काम छोड़ा, उस वक्त तक मैंने ये रियलाइज़ करा कि यहाँ आने से पहले ऐसा कोई फ़िल्टर हो, अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी हो जो इन लोगों को ऑफ कोर्स थ्रू अ सर्विस फी अगर ऐसा गाइडेंस दे कि ये पेपर जब एम्बेसी पहुंचे तो कंप्लीट हो, आउटसोर्सिंग एजेंसी में पहुंचे तो कंप्लीट हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म बने, ऐसा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस्ड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हो। आपने उस गैप को फील कर लिया? हाँ, तो वो मैंने वो गैप फील करा। और क्योंकि कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट था उस टाइम,
एम्बेसी के साथ काम करके एक्सपीरियंस बहुत हो गया था कि भाई यहाँ कहाँ चीज़ें कमी है, कहाँ गैप्स हैं। तो इस वजह से मैंने ये कंपनी शुरू करी और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड्स वी हैव बीन डूइंग इट सक्सेसफुली फॉर लास्ट 7 years। आराम से कर रहे हैं, काफ़ी हज़ारों क्लाइंट्स को हमने सर्व करा है अक्रॉस अमेरिका। मतलब इट इज़ अ नीड। इट इज़ अ नीड, यस डेफिनेटली इट इज़ अ नीड। हाँ। बहुत ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि देखिए ना हमारे हम बहुत ही है ना फैमिली सेंट्रिक लोग हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ एक लीगल प्रोसेस के लिए नहीं है, हमारी फैमिली की इमोशंस बेस्ड होती हैं, इमोशंस बेस्ड है है, ना। बहुत सारे ऐसे मेरे कस्टमर्स हैं जिनके एक्सपेक्टेशन जुड़ी है लोगों की। बूढ़े पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, दे हैव टू फ्रीक्वेंटली कम एंड विजिट, पेरेंट्स को वहाँ लाना होता है। या ऐसे बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स हैं जिनके बच्चे वहाँ पैदा हो गए, उन बच्चों को वो फ्रीक्वेंटली इंडिया लाना जाना चाहते हैं। छोटे बच्चे हैं तो नाना नानी के पास छोड़ना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है ना, उन सारे फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो ये सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं है, इमोशंस अटैच्ड हैं लोगों की इनसे। तो ये अगर आराम से स्मूथली हो जाए तो बंदा अमेरिका में अपने पैसे पे, अपने काम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकता तो है। आपकी जैसे जो सर्विसेज है, क्या लोगों को मतलब आप कुछ एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताते हैं, या आपकी माउथ पब्लिसिटी इतनी स्ट्रांग है कि जो पहले आपसे सर्विस ले चुके हैं वो दूसरे लोगों को बताते हैं? तो आपकी इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचती है कि भाई आप ये सर्विस देते हो? देखिए अमित जी, आज तक हमने कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जेनेरिक मार्केटिंग में नहीं करा, सोशल मीडिया में कहीं पर भी। मोस्ट ऑफ आर बिजनेस कम्स थ्रू माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ। क्योंकि कम्युनिटी हमारी, यूएस वैसे बहुत बड़ा कंट्री है, बट जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है या इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, वो काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, थ्रू इवेंट्स, थ्रू रिलीजियस गैदरिंग्स। तो एक बार जब बात स्प्रेड होती है तो वो बहुत जल्दी हाँ, मल्टीप्लाई वो आपस होती में है। बहुत कनेक्टेड रहते हैं ना और लोग। मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी कि मैं जब अपने प्रीवियस जॉब में था तो हमने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स बहुत करे कॉन्सुलेट के साथ मिलके। अलग अलग शहरों में हम अपना कैंप लेके जाते थे, वहाँ लोगों लोगों की से प्रॉब्लम मिलते सुनते थे। थे। तो काफ़ी लोगों से मिलना होता था, टेम्पल्स में जाते थे। तो तो वहाँ वो से एक connection नाम है बना। ना, रंजीत नाम करके लोग काफ़ी जानते थे। तो जब मैंने खुद अपना काम शुरू करा तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे को कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट मिला। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई आपको कि एक अलग से फील भी आने लग गया होगा, हाँ, भाई अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, मिल रहे हाँ, हैं, बात कर रहे हैं। तो वो वॉइड एक बहुत इजीली फिल अप करने का एक अपॉर्चुनिटी इंडिया मिला। की बातें भी शुरू हो जाती होगी हाँ हाँ वहाँ। बिल्कुल, वो तो घर जैसा माहौल होता है ना वहाँ पे। देखिए भारत से दूर जाके आदमी और भारतीय हो जाता है, और ज़्यादा भारतीय हो क्योंकि जाता है। यहाँ यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि यार हाँ मंदिर जो है, ये है, वो है, वहाँ आवाज़ पे आ रही है। बट वहाँ यू मिस दीज थिंग्स। अमेरिका बहुत ही साइलेंट देश है, वहाँ कोई हॉर्न भी नहीं बजाता है, ठीक है ना। आपको गाय नहीं दिखेगी रोड पे, कुत्ते भौंकते हुए नहीं सुनाई देंगे। तो ये चीज़ें जो इंडिया की जो खुशबू है, जो महक है, जो स्मेल है, जो नॉइज़ है, वो सब आप मिस करते हो। और वो सब आपको कहाँ से कनेक्ट होती है? अपने लोगों से। अच्छा, वो गाय और कुत्ते भौंकने की आवाज़ भी मिस होती है वहाँ? ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत टाइम हुई। कोई उसमें देखिए शर्म की बात नहीं शर्म है। की बात हम तो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, जहाँ पे मनुष्य और जानवर सब एक ही जगह सरवाइव करते हैं। ऑफ कोर्स आज के डेट में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, ट्रैफिक बढ़ गया है उस वजह से। बट अदरवाइज हम तो हाँ, सदियों अपनी से एक चीज़ साथ रहते अपनी आ है, रहे हैं। अपनी चीज़ें अपनी अपनी जैसी चीज़ें हैं। अपनी चीज़ें हैं। राइट। तो रंजीत जी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू आपका जो एक्सपीरियंस में यूएस में रहने वाले इंडियन सबसे कॉमन जो मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, वो एक बार आप ज़रूर बताएं, क्योंकि वो जो व्यूअर्स हैं जो वहाँ बैठे हैं वो अपने इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुन रहे होंगे। तो उनकी क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं? देखिए दो तरह की मिस्टेक्स हैं, दो सेक्शन बताता हूँ मैं आपको। पहली जो सेक्शन है वो ये है कि वो लोग बहुत दे टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि यार हो जाएगा, क्या है, लीव थिंग्स टू द वेरी लास्ट मोमेंट, है ना। चेक नहीं करते। लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है वहाँ पे कि आप छोटे छोटे पेपर वर्क को, डॉक्यूमेंट्स को हमेशा चेक नहीं कर पाते हो। एक तो वो है। उसी सेक्शन में एक है कि मेरे दोस्त ने बोला था या मेरे पास मैसेज आया था, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत बने हुए हैं, है ना। एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, कहीं कुछ पढ़ लिया उसको आपने अपनी भाषा में आगे फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, तो वो व्हाट्सअप ज्ञान भी चलता हाँ, है। सुनी सुनाई बहुत सारी बातों पे लोग विश्वास कर लेते हैं। तो वो एक है ना कहीं हडल बन जाता है आपके इसमें। दूसरी जो मिस्टेक करते हैं वो लोग, जब सेकंड सेक्शन जिसकी मैं बात करूँ, वो जब आप एक्चुअल पेपर वर्क पे आते हो, कोई आप वीज़ा का एप्लीकेशन बना रहे हो या ओसीआई का या पासपोर्ट का या इमिग्रेशन का कुछ भी कर रहे हो, पहला तो कि मुझे आता है, मुझे सब पता है। ऑब्वियसली यू फील कॉन्फिडेंट कि यार क्या है, ऑनलाइन ही तो है, मैं तो आईटी का बंदा हूँ, मैं कर ही लूँगा। बट क्या होता है ना कि एक छोटा सा टाइपो एरर, एक स्पेलिंग मिस्टेक, एक पेपर वर्क कहीं इधर उधर मिसिंग हो गया, तो वो सिर्फ एक एप्लीकेशन रिजेक्शन नहीं है। कई बार ऐसी रिजेक्शन या ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि आप उसको सुधार ही नहीं सकते वापस। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, परमानेंट इनएलिजिबिलिटीज़ हो जाती हैं। नहीं, अगर किसी ने मान लो डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरा है और उससे कोई गलती हो गई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टाइपो मिस्टेक हो गई,
तो क्या उसको दोबारा ठीक करने का मौका नहीं मिलता है? मिलता है, वो आप दोबारा से करो फिर, है ना? तो पर मैं उसमें वही, टाइम भी लगेगा। टाइम भी लगेगा, और एनर्जी आपको लगेगी। अगर मान लो आपको जाना था, एक टाइम बाउंड प्रोसेस था, तो आप लेट हो गए। एग्जैक्टली मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं सर, जहाँ एयरपोर्ट पे जाके लोगों को पता चलता है कि मेरे पास तो वीज़ा एक्सपायर हो गया है, हम्म 2-4 हज़ार डॉलर की फ़्लाइट है आपकी, वो नॉन रिफंडेबल है, वहीं लॉस हो गया फ़्लाइट का। फिर आप घर आए, इंडिया में कुछ कमिटमेंट था या कहीं और जा रहे थे, वहाँ कमिटमेंट था, वो सब डिस्टर्ब हो गया, सब हो गया। है ना? कई लोगों को ये नहीं पता चलता कि मेरा पासपोर्ट 6 महीने से पहले एक्सपायर हो रहा है, विद इन 6 मंथ्स। तो बहुत इंटरनेशनल common ट्रैवल के लिए, mistake है ये। हाँ, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 6 महीने वैलिड चाहिए पासपोर्ट आपको, वो नहीं है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अराइवल कार्ड होते हैं, ई अराइवल कार्ड जिसको बोलते हैं, वो ऑनलाइन कर दिए। पहले एयरपोर्ट पे ही मिलता था आपको, अराइवल पे एक छोटा सा कार्ड दिया जाता था, उसको फिलअप करना होता था। यूएस से अगर कोई इंडिया कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी आप इंडिया में लैंड कर रहे हो तो एज अ फॉरेन सिटीजन आपको वो साइन करना होता था, भरना पड़ता था, कहाँ से आ रहे हो, कितने दिन रुकोगे, सिंपल फॉर्म था। अब उसको ई कर दिया। अब उसको ई कर दिया। अब वो 72 आवर्स पहले भरना होता है। ओहो। आप जा रहे हो, उससे 72 आवर्स पहले आपको फिलअप करना है। मिस्टेक तो बहुत लोग कर तो रहे अभी गवर्नमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल। वो कह रहे कोई बात नहीं, गलती हो गया, तुम अभी भर दो। या एयरपोर्ट पे भी अभी तक अवेलेबल करवा रखा था उन्होंने रिसेंट टाइम तक, कि भाई नहीं भरा कोई बात नहीं। सो दे आर गेटिंग पीपल इनटू दैट हैबिट ऑफ डूइंग इट। बट ये भी लोगों को ध्यान नहीं रहता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स वैसे तो छोटी लगती हैं, बट इट एंड्स इन अ ह्यूज लॉस। बड़ी हो जाती है कई बार। हाँ, वो फ्लाइट्स के लॉसेस, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी की डील होने वाली थी, आपने डेट ले रखी थी किसी से, या किसी से एडवांस ले रखा था, वो एडवांस आपका लॉस हो गया, आप पहुँचे नहीं समय से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यूएस इमिग्रेशन में अगर आपने एक कहीं इधर उधर मिस्टेक कर दी, फाइल आपकी अगर रिजेक्ट होगी, तो आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग बहुत करते हैं वहाँ पे, और जान करके नहीं करते, बट एज आई सेड कि थोड़ा, हाँ, हो जाती हैं। तो ये वो मिस्टेक्स हैं व्यूअर्स जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर प्रोसीड करें, तो इंडियन फैमिलीज़ के लिए कॉन्सुलर और इमिग्रेशन प्रोसेस इमोशनली ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों होता है? ठीक है, देखिए, मैंने अमित जी कहा था कि हम इंडियंस फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, और काफ़ी हद तक इमोशनल होते हैं अपने परिवार को, अपने समाज को लेके। तो जब कोई प्रोसेस, सपोज फॉर एग्जांपल वीज़ा और इमिग्रेशन का प्रोसेस, ये डायरेक्टली आपकी फैमिली को इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना? कैसे करता है कि भाई मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं एक यंग प्रोफेशनल हूँ जो अभी अभी यूएस मूव हुआ हूँ, इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास, मैं एनआरआई हूँ, एक बड़ी कंपनी में, आईटी कंपनी में काम करता हूँ, मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए। अब मेरे बच्चों को मुझे अपने नाना नानी से, दादा दादी से मिलाना है रेगुलर बेसिस पे, जो इंडिया में रहते हैं। आई वांट टू गिव देम बोथ इंडियन वैल्यूज़ एज वेल एज अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। तो उसके लिए मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरे बच्चों के पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हों। तो एक जो इमोशनल अटैचमेंट है भारत के प्रति और वहाँ रह रहे लोगों के, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सारा का सारा इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेस, जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व हो, जहाँ फैमिलीज इन्वॉल्व हों। और हम इंडियंस के लिए ये बहुत मैटर करता है। जो फर्स्ट जनरेशन इंडियन जो वहाँ गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अभी भी इंडिया में है, एंसेस्ट्रल वेल्थ है, घर का मकान है, उसको इनहेरिट करना, उसको प्रॉपर्टी को सही तरीके से मैनेज करना, ट्रांसफर्स करना, वो सारी चीज़ें इन कागज़ों पे, इन इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करती है। इसलिए भी वो इमोशनल ज़्यादा हो जाता है कि आपको कब एक्सेस मिल सकता है, कब नहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना, आप स्ट्रेस फ्री कर पाओ, रिलैक्स होके कर पाओ, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको सही टाइमली मैनर में, सही लीगल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से करो। और इसीलिए ये, क्योंकि फैमिली और ये सब इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये लीगल के साथ साथ एक इमोशनल टच प्रोसेस भी हो जाता है इंडियंस के लिए। तो आपको ऐसे कई केसेस मिले होंगे जहाँ पर मतलब उसका बहुत केस फंसा हुआ था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, और आपने उसको रिजॉल्व कर दिया? ऐसे बहुत आते हैं। ऐसे लोगों के फिर क्या रिएक्शन आते हैं आपके पास? नहीं, देखिए, विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव हैड अ वेरी वेरी साउंड कस्टमर बेस, वेरी हैप्पी कस्टमर बेस। बट क्या होता है ना सर, रूटीन में आप कभी प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हो। जहाँ तक हो सकता है, लोग कहते हैं यार कौन पैसे खर्च करे, ये तो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, जो भी है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई मैं खुद अपना ट्राई कर लेता हूँ पहले। हमारे पास ज़्यादातर वो केस आते हैं जिनमें ऑलरेडी दे हैव हैड इश्यूज, दे हैव गॉन थ्रू प्रॉब्लम्स, काफ़ी धक्के खा चुके होते हैं। ऐसे बहुत कम केस हैं जो 10-20% जो डायरेक्टली आपके पास हाँ, आते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, सारा काम मैं आपको अगर बताऊं तो न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट में सिर्फ रोज़ की 500-600 एप्लीकेशंस आती हैं। अब वो सारी हमारे पास तो नहीं आ रही, या सारे दूसरे हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के पास नहीं जा रही, काफ़ी हैं। तो आते हैं तो प्रॉब्लम ऐसी होती है, कई बार आप बिलीव नहीं करेंगे कि पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट देयर डॉक्यूमेंट्स। क्या होता था ना कि 1960-70 के दशक में जब आप अमेरिका जाते थे एज एन इमिग्रेंट या एज अ ट्रैवलर,
तो आपको एयरपोर्ट पे ही ग्रीन कार्ड ऑफर हो जाता था। ऐसा था? हाँ बिल्कुल था, अच्छा, क्योंकि इतने liberal rules हाँ थे इतने लिबरल रूल्स थे। दे नीडेड पॉपुलेशन एट दैट टाइम, दे वांटेड पीपल टू कम इन एंड वर्क फॉर देम, हेल्प बिल्ड अमेरिका। क्योंकि वो तो शुरू से है ना इमिग्रेंट बेस्ड कंट्री रहा है, इमिग्रेंट फोकस्ड कंट्री रहा है। तो वो लोग क्या, उनके पास में हैंड रिटन पुराने इंडियन पासपोर्ट्स होते थे कि भाई अब तो ग्रीन कार्ड मिल गया, तो महीने 2 महीने में 2-3 साल में हमारा वो पासपोर्ट आ जाएगा। तो वो इंडियन पासपोर्ट कहीं रख देते थे। उस ज़माने में इतने फ़ोन इंटरनेट वगैरह होता नहीं था कि स्कैन करके या कॉपी बना के रख लें, हाँ, वो भी तो है नहीं ना। था ना। तो वेदर की मार में या घर मूव करने में वो खो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, नई नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आई, नए रूल्स आए। भारत सरकार ने 2006 में ओसीआई कार्ड इशू करा कि भाई जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, हम उनको वापस से इंडिया से कैसे अच्छे से कनेक्ट करें। तो वो चीज़ OCI है। हाँ, तो अब वीज़ा तो क्या है, एक रेगुलर टूरिस्ट कोई भी लेके आ सकता है। आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप एक सर्टेन टाइम तक रह सकते हो, आप सर्टेन चीज़ें ही कर सकते हो। आप टूरिस्ट वीज़ा हाँ, पे एक आए हो तो किराए आप, की झोंपड़ी की तरह हाँ, है वो। आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो तो आप टूरिज्म ही कर सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते। बट ओसीआई उन्होंने बोला कि नहीं, हम चाहते हैं कि भारतीय वापस अपने देश से कनेक्ट होएं, यहाँ आके पैसा इन्वेस्ट करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, लंबे समय तक रहें अगर वो चाहें तो। दैट इज OCI। हाँ। दैट इज़ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। तो अब आज जब ये लोग जो पहले से आके बसे हुए हैं अमेरिका में, जब वो अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने जाते हैं कि भाई हम भारत सरकार का ओसीआई कार्ड लेना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको इंडियन ओरिजिन प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं भारतीय था कभी। या तो पासपोर्ट लाओ खुद का, पासपोर्ट ही है सबसे वैलिड या इंपॉर्टेंट forefathers का डॉक्यूमेंट। हाँ, पेरेंट्स का, फैमिली में किसी का। तो वो कनेक्शन बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि आप इंडियन ही हो, आपके सरनेम से, आपके हाव भाव से सब पता है सबको लेकिन कि जब भाई, तक वो कागज में प्रूव नहीं हाँ, होगा। तो भाई इमिग्रेशन और गवर्नमेंट का प्रोसेस तो बाय बुक चलता है, बाय लॉ चलता है कि भाई मेरे रूल्स में ये चीज़ें हैं, मुझे चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो यू आर नॉट अब वो एलिजिबल। नहीं होता उनके पास। हाँ, तो ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। फिर हमको उनका डोमिसाइल बनाना पड़ता है, पीछे गाँवों से कुछ कनेक्शंस निकालने पड़ते हैं, कॉन्सुलेट से कुछ निकल सकता है वो निकलवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह के केसेस आते हैं जहाँ पीपल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, या जो अर्जेंसी है जिनको फटाफट कुछ काम करवाना। वैसे कोई एक्सपेडाइटेड प्रोसेस होता नहीं इन चीज़ों का, बट ये है कि कागज़ों में ना उलझे रहें, फॉर्म फिलिंग में ना उलझे रहें, उसको हम फटाफट करने में उनकी हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं जी। राइट। तो ये जो व्हाट्सएप पर जो ज्ञान चलता है या जो हाफ नॉलेज होती है, मतलब लोग फॉरवर्ड करते हैं मैसेज कि भाई वहाँ पर ऐसा हो गया, मैं ऐसी सिचुएशन में ऐसे कर लेना चाहिए, तो ये कैसे रियल डैमेज करता है चीज़ों को, क्या होता है? देखिए, एक फॉल्स परसेप्शन बनाता है व्हाट्सएप का जो मैसेज होता है, क्योंकि काफ़ी 10 ग्रुप्स में आपने देखा सर्कुलेट हो रहा था, आप उसको सच मान के लग अधूरा जाते ज्ञान हो। जो हाँ। है। हाँ। तो और वो भी किसी प्रोफेशनल ने नहीं दिया है, आपको ओरिजिन नहीं पता है कहाँ से जनरेट कहाँ हुआ से है, जनरेट हुआ है है ना। वो? तो मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट से यही कहता हूँ, कम्युनिटी में भी यही कहता हूँ कि एज लॉन्ग एज द मैसेज इज़ नॉट इनिशिएटेड बाय एनी ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी, चाहे वो कॉन्सुलेट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल उसको अफेयर्स सही इंडिया मत में, मानो आप। उसको सही मत मानो। कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स समय समय पे सर्कुलर्स देते रहते हैं और पब्लिक डोमेन में भी आते हैं वो। बट लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना ज्ञान मढ़ देते बन हैं, रहते हैं, अपना कुछ, बिना सोचे समझे हाँ, उसको बना तो दिया। उससे बहुत कन्फ्यूजन और केओस होता है और लोग उसी को सच मान के काफ़ी बार हेस्टली डिसीजन लेते हैं जो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। तो मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट से यही कहता हूँ कि आप किसी भी मैसेज को, किसी भी फॉरवर्ड को, किसी भी स्पैम कॉल को भी एंटरटेन मत करो। कॉल द एम्बेसी, कॉल द कॉन्सुलेट और कॉल अस, पीपल लाइक अस हु कैन गाइड यू प्रॉपरली, हु कैन गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन जो आपको पाथ से डेविएट होने नहीं देगी, आपको सही रास्ते पे रखेगी। अब हम डिटेल में रंजीत जी OCI पर आते हैं। OCI का अगर हम एक फुल फॉर्म की बात करें तो मेरी नज़र में एक वन चतुर इंसान है ना। वैसे यूएस OCI का फुल फॉर्म ये नहीं है, OCI का फुल फॉर्म कुछ और है, अभी आपने बताया भी फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन, ओवरसीज सिटीजनशिप। हाँ, तो इसको ये वन चतुर इंसान कार्ड क्यों बोलते हैं, इसको थोड़ा आप डिटेल में समझाओ। पहले तो OCI कार्ड होता क्या है, कैसे बनता है, इससे क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, क्यों ज़रूरी है, ये थोड़ा आप डिटेल में बताइए। ठीक है। देखिए, 2006 में भारत सरकार ने एक कार्ड लॉन्च करा, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि हम वीज़ास तो सभी को दे रहे हैं, सारे फॉरेन सिटीजन्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, किसी को लंबा मिल रहा है, किसी को शॉर्ट टर्म का मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन वो कंट्री हमको क्या देती है, रेसिप्रोकल होता है ना। तो भारत सरकार ने सोचा कि हमारा इंडियन डायस्पोरा दुनिया भर में बहुत नाम कमा रहा है, भारतीय मूल फैला पड़ा है। दुनिया में मेरे ख्याल से 2 या 3 ही ऐसे देश हैं जहाँ भारतीय मूल के लोग नहीं रहते हों, बाकी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना।
तो उन्होंने देखा कि हम इनको वापस अपने देश की तरफ कैसे कैसे अट्रैक्ट कनेक्ट करें। भाई, ये समृद्ध भी हैं ये लोग, हाँ, रिच भी देखिए हैं, समृद्धि एक पार्ट हो गया, बट कल्चरली उनको कनेक्ट करना, कल्चरली भी करें। वो अपने साथ एक दूसरा कल्चर भी लेके आएंगे जहाँ वो रह रहे हैं, हाँ, उससे this is हमारे the- अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ एक टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा इनफ नहीं है। ठीक है, अब नागरिकता तो अपन उनको दे नहीं सकते, डुअल सिटीजनशिप इंडिया अलाउ करता नहीं है अब वो बन गए दूसरे देश के नागरिक। जी। तब उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स अ स्मॉल, छोटी सी एक ब्लू कलर की बुकलेट होती है, पासपोर्ट जैसी दिखती है बट पतली होती है, कहते हैं हम उसको कार्ड है। तो वन चतुर इंसान कहना इसलिए सही है इसको कि इसके बेनिफिट्स मैं अभी आपको बताऊंगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ जिसके पास ये है वो सही में चतुर है और फार साइटेड है, वो लंबी रेस का घोड़ा है। तो 2006 से इन्होंने ये शुरू करा और सर्टेन कंडीशंस रखी कि भाई जो भी भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारत में 1947 के बाद जो भारत में पैदा हुए, ठीक है, उनके ग्रैंडफादर, उनके पेरेंट्स या वो खुद अगर इंडिया में पैदा हुए उस दौरान कभी, 47 के बाद, हाँ, पहले तो हो गए तो पहले हो गए तो वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया था, है ना, तो वो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम, कंडीशंस थोड़ी अलग थी। तो आज़ादी के टाइम पे जो जो भारत के नागरिक कहलाने के हकदार थे, वो खुद, उनके बच्चे और उनके पोते सब एलिजिबल हैं ओसीआई कार्ड के लिए, चाहे उनका जन्म अमेरिका में हुआ हो, कहीं पर भी हुआ दुनिया में। अगर फादर का हुआ है या फॉर फादर का जी हुआ जी, है, वो कोई भी फर्क नहीं eligible पड़ता है। जी, बिल्कुल ठीक है ना। और इनफैक्ट उनकी फॉरेन वाइफ भी एलिजिबल है, अच्छा, बच्चे तो हैं ही। जैसे इंडिया का कोई था वो वहाँ चला उसने गया, अमेरिकन लेडी से शादी कर लिया, नागरिक अमेरिकन बन गया जेंट वहाँ से का। शादी कर लिया, तो 2 साल के बाद, 2 साल उनकी शादी चल गई, उसके बाद वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, शादी चलना भी इम्पोर्टेंट है। 2 साल जरूरी है सर, ऐसा नहीं कि शादी के लिए लिया और अच्छा, फिर वहाँ तो चलती भी, यहाँ नहीं सही नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब ओसीआई कार्ड से के तो वो भी अप्लाई कर सकती है, वो भी उसी- कर सकते हैं जी, बिल्कुल। Right. ओसीआई कार्ड्स के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है कि आप बेरोक टोक इंडिया आ जा सकते हो, कोई मल्टी डुअल ट्रिपल एंट्री का प्रावधान नहीं है, आप साल में 10 बार आओ, कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना, नहीं, वो वीज़ा ही है लाइफ टाइम, ठीक है ना, कोई कंडीशन नहीं है कि 6 महीने रुकना नहीं, पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं है, आप लाइफ टाइम सेटल हो सकते हो इंडिया में अगर आप चाहो तो। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रह सकते हो, आप कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हो, व्यापार भी, बिल्कुल, बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप जितना हो सके, जैसा कि मैंने कहा, लंबे समय तक रहना चाहो जब तक रह सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। सो दिस इज एज गुड एज हैविंग अ डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। अब इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि भाई हम अपने नागरिकों से थोड़ा तो अलग रखें इसको, फायदे तो आपने बता दिए, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, ठीक है, आप वोट नहीं दे सकते, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट नहीं, वो तो एक नागरिक का अधिकार वो है। बात भी ठीक है, आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, वो भी हमारे नागरिकों का ही अधिकार है। आप नागरिक प्राइवेट रहे नहीं, करो, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं आप, ठीक है, पढ़ा सरकारी सकते हैं, नौकरी नहीं लेक्चर करोगे, एक नागरिकता मतलब वोटिंग राइट नहीं वोटिंग मिलेगा, राइट नहीं है, और एग्रीकल्चर लैंड कृषि नहीं करना। भूमि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो आप हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा, है ना, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, तो हर जगह फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रेजिडेंशियल खरीदो, कमर्शियल खरीदो, कमर्शियल खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही सरकार ने कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, 2-3 और नए छोटे चेंजेस करे थे कि कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर फ्रीली जर्नलिज्म नहीं कर सकता। अच्छा, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इंडिया आ रहे हो। दूसरा था, उसमें किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए आ रहे हो, कोई अगर प्रवचन देने आ रहे हो या किसी धार्मिक सभा को संबोधित करने आ रहे हो, उसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे वो हो, चेंज कर दिया, हाँ, तो उसमें परमिशन लेनी है। ऐसा नहीं कि मना कर रहे हैं आपको, यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, बताओ कि भाई मैं इसलिए आ रहा हाँ जी। और तीसरा जो चेंज करा वो था कि आप ओसीआई कार्ड होल्डर किसी भी सेंसिटिव एरिया में अगर जाएगा, सेंसिटिव एरिया हमारे यहाँ 2 ही हैं भारत में ज़्यादा, एक नॉर्थ में है, कश्मीर लद्दाख का पार्ट है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स हैं। वहाँ अगर आप जा रहे हो तो आपको इन्फॉर्म करके परमिट लेके फिर जाना पड़ेगा, जिसको हम स्पेशल एरिया परमिट बोलते हैं। वो इंडियंस के लिए भी, जो हम भी जैसे सिटीजन्स भी अगर जाते हैं तो हमको भी परमिट लेने पड़ते हैं वहाँ पे। ये 3 चीज़ों पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कंट्रोल करा है, क्योंकि पॉसिबली इसका मिसयूज हो रहा होगा या कुछ और गवर्नमेंट के दिमाग में होगा, तो इस वजह से इन्होंने रेस्ट्रिक्ट करा। अदरवाइज एट द सेम टाइम दे हैव मेड द रिन्यूअल रूल सो फ्लेक्सिबल। पहले क्या होता था कि हर 5 साल में बच्चे का पासपोर्ट अगर रिन्यू हो रहा है तो ओसीआई भी रिन्यू कराना पड़ेगा। अब आपको रिन्यू नहीं कराना, आपको सिर्फ ऑनलाइन जाके अपना लेटेस्ट पासपोर्ट अपलोड कर देना है और वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको अच्छा, ओसीआई अगर एक बार किसी ने ले लिया है वो लाइफ टाइम वैलिड है। अच्छा, उसका रिन्यू नहीं होता है, रिन्यू नहीं होता है, एलिजिबिलिटी प्रूव नहीं करनी है आपको दोबारा कभी, ड्राइवर लाइसेंस के जैसे आपको बार बार टेस्ट नहीं देना जाके, सिर्फ रिन्यू कराना है। तो रिन्यूअल में भी बहुत सिंपल हो गया है अभी, एक ही बार फिजिकल रिन्यूअल कराना पड़ता है। एक बार कितने टाइम के लिए बनता है बिना मतलब रिन्यू नहीं कराना पड़े? जैसे आज मैंने ओसीआई ले लिया, जैसे आपकी एज सपोज लेट्स से 40s में हो आप, हाँ,
आपने आज ले लिया उसे, आपको लाइफ टाइम रिन्यू नहीं कराना है। अच्छा, अगर 100 साल आपने, तक। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, अगर आपने 20 की उम्र के बाद ओसीआई कार्ड लिया है तो आपको जीवन भर रिन्यू नहीं कराना है, आपके पास वही कार्ड रहेगा। बस जब आप 50 की एज क्रॉस करेंगे, क्योंकि 20 साल के यंग एज में और 50 की एज में फ़र्क आ जाता है फेस में, तो उस टाइम पे आपको 50 क्रॉस करते ही आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट और लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा वो सिस्टम में अपलोड कर देना है, ताकि इमिग्रेशन को पता रहे कि भाई ये आदमी अब ऐसा दिखता है। अदरवाइज आपको कोई रिन्यू नहीं कराना है। बस अगर बच्चे के केस में आपने सपोज 5 साल के बच्चे का ओसीआई कार्ड बनवाया, तो उसको हर 5 साल में जब उसका पासपोर्ट रिन्यू होता है तो हर 5 साल में आपको उसका फोटो कि और उसका चेंजेस ज़्यादा होता है। चेंज ज़्यादा होते हैं तो वो अपलोड करना है। जब वो 20 क्रॉस कर लेगा एक बार, तब एक बार फिजिकल रिन्यूअल करवाना पड़ेगा आपको। फिजिकल, हाँ, वो कार्ड रिप्लेस होके नया कार्ड मिल जाएगा आपको। समझ रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल, और जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ज़्यादा पेपर वर्क नहीं चाहिए होता है उसमें। इट्स मच सिंपलर देन गेटिंग ओसीआई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रंजीत भाई, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूएस, मतलब अपने हैं तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन मान लो उन्होंने कुछ ऐसे कंट्रीज़ के सिटीजनशिप ले लिए जो बैन है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मान लीजिए मैं बात करूँ पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, तो क्या वो लोग भी ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, दो ही कंट्रीज़ हैं एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ आर जियो पोलिटिकल रिलेशंस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर सिटीजन्स हैं, या उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, या तो उनके ओसीआई, फोरफादर्स वहाँ के रहे हैं। हाँ, तो वो ओसीआई के लिए इनएलिजिबल है। वही एक रूल है, वहाँ पे वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। इनफैक्ट इवन अगर आपने किसी पाकिस्तान ओरिजिन के लड़के या लड़की से शादी कर ली है तो भी आप इनएलिजिबल हो जाते हो। तो ओसीआई, और किसी ने पहले बनवा रखा है मान लो ओसीआई, और बाद में शादी कर ली तो? हाँ, तो वो फिर क्या होता है ना, जब आप, वो इमिग्रेशन का काम है, जब आप इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पे जाओगे, अगर वो हाईलाइट होता है कहीं ना कहीं पे, तो दे विल क्वेश्चन यू ऑन दैट। अच्छा, वो आपसे सवाल करेंगे रोक के, और उनके हाँ, अकॉर्डिंग जब तक जो भी, चलता रहेगा, जब तक हाँ, चलता रहेगा। तो जो भी लॉ में प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग दे विल टेक द एक्शन। अच्छा, एक्शन भी ले सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी कैंसिल करना है या उनको, तो ऐसे कई केसेस warning होंगे देना जिनके ओसीआई पहले से बने हुए पड़े हैं, और वैसे वो हो सकता है, हो सकता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे बचपन में आपने उसे ले लिया अपने बच्चे के लिए, और बड़े होकर उसने किसी पाकिस्तान या बांग्लादेश सिटीजन से शादी कर ली, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं उसके बाद वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं इमिग्रेशन पे, है ना, कि आपको अलाउ है नहीं है, वो इट्स ऑल केस टू केस बेसिस। इमिग्रेशन का यही एक प्रोसेस है सर, कि ये ऐसा नहीं है कि एक चीज़ सब पे फिट होती हो। एवरी केस इज ट्रीटेड डिफरेंटली। कुछ पॉलिसीज होती हैं जो जेनेरिक होती हैं नेचर में, कि भाई ये चीज़ें तो सभी के लिए चाहिए, बट फिर क्या होता है, एक पॉइंट के बाद में एवरी केस बिकम स्लाइटली डिफरेंट। क्योंकि सबके लिए तो पूरा स्ट्रिक्टली क्रिस्टल क्लियर लिख नहीं सकते ना। एग्जैक्टली, तो हर केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और वहीं पे जाके देखिए ना, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है लोगों की। एवरीबडी थिंक्स एज अ लेमैन, आई वुड थिंक कि हाँ ये तो सभी के लिए सेम ही है प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है। एक समय के बाद में आपकी फैमिली, आपका ओरिजिन, आपकी एज, आपका प्रोफेशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उस गेम में ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपको, यूएस मिलिट्री से अगर कोई रिटायर्ड है, इंडियन ओरिजिन का ही बंदा है, उसको ओसीआई नहीं मिलेगा। उसको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिलिट्री रिटायर्ड है, ये एक लॉ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है कि लोगों को लगता है कि नहीं भाई ठीक है, बट इट इज़ अ स्पेसिफिक थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पूरी एक लिस्ट स्पेसिफिक बनी हुई केस। होगी वहाँ भी हाँ जी, पूरा, भाई उसको नहीं करेंगे मतलब। ठीक है, तो ये वन चतुर इंसान वाली बात आपने बताई। फिर भी लोग ओसीआई की पावर को अंडर एस्टिमेट क्यों कर देते हैं? देखिए क्या होता है ना, मैं अमेरिका सेंट्रिक बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ काम करते हैं। यूएस जाने के बाद में लाइफ दो तरीके से चलती है। या तो आप बहुत स्ट्रगल करते रहोगे, डिपेंड्स ऑन आप किस तरीके से गए वहाँ, है ना। मैं कभी एडवाइस नहीं करता किसी को भी कि गलत तरीकों से गलत तरीक़ों से जाओ, या शॉर्टकट लो, या किसी ऐसी एजेंसी के चक्कर में फंस जाओ जो आपको फॉल्स प्रोमिस करे। बट अगर आप लीगल राउट से अच्छे तरीके से वहाँ गए हो, तो अमेरिका आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है ग्रो करने की। और उस ग्रोथ में क्या होता है ना, कई बार हम लॉन्ग टर्म प्लान्स को भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स बहुत बन जाते हैं कि यार मंडे टू फ्राइडे चलती है लाइफ, सैटरडे संडे फ्री मिलता है, उसमें भी आप शॉपिंग है, ग्रोसरी है, बच्चों को कहीं ले जाना है, पूरी लाइफ बिकम्स वेरी मैकेनिकल, वेरी फास्ट पेस्ड। उस प्रोसेस में जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो इंसान कई बार नज़रअंदाज कर देता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोले तो जैसे इंडिया में सेटल होना? नहीं नहीं नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब है कि आप कनेक्टेड रहो जहाँ से आपको कनेक्ट रहना है। आप नए नए अमेरिका गए, साल भर आपको इंडिया की याद नहीं आती है,
मजा आता है। हाँ, बहुत मज़ा आता है। पेरेंट्स भी फ़ोन पे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे सब हो जाता है, बट धीरे-धीरे आपको लगता है कि यार अब मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, पैसा भी बना रहा हूँ, अपने वतन की याद आती है। देश की याद आती है, फिर आपको लगता है कि मैं इंडिया में भी कुछ एसेट्स बनाऊँ, प्रॉपर्टी बनाऊँ, पेरेंट्स को ये मैंने कुछ। देखा है, मेरे भी कुछ फॉरेन में रहते हैं मित्र जो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो ये चीज़ है उनमें। जी। वो मेरे को कॉल करते हैं जब यही बातें करते हैं कि यार कोई ज़मीन क्या रेट चल रही है, कैसा हो, अब जयपुर कैसा हो गया, हाँ। अब इंडिया कैसा हो गया। नहीं, वो तो है ही ना सर, जहाँ आप पले-बड़े, पैदा हुए, जहाँ आपके फ़ोरफ़ादर्स हैं, उस देश की महक, उस देश की याद तो हमेशा रहेगी। तो जो लोग वहाँ सेटल हो गए उनको साल 2 साल बाद ये चीज़ें आती ज़्यादातर, मेरे तो सारे कस्टमर्स हैं जो दे मिस इंडिया, दे ऑलवेज वांट टू कम टू इंडिया। और पिछले 10 सालों में क्या है ना कि इंडिया की ओवरऑल जो इमेज है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ग्रो हुई है। हाँ, बहुत इम्प्रूव हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, बेटर हुआ है, ट्रेन्स बेटर हुई हैं, हाईवेज अच्छे अच्छे बन गए हैं, वहाँ पे पॉलिसीज। लोगों का रेपो भी बढ़ा है क्या जो हाँ, इंडियंस है? बहुत बहुत अच्छा। लाइक इंडियंस को मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि इंडियंस कभी आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं दिखेंगे, फ्रॉड्स करते हुए नहीं दिखेंगे, एक हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड अमेरिकन नागरिक ऐसी के तौर इमेज पे है जीते वहाँ हैं। पर। बहुत अच्छी इमेज है, ठीक है ना। हम ज़्यादातर होटल बिजनेस में, ग्रोसरीज में, टेक इंडस्ट्री बहुत में, मिल जाएंगे सब इंडियंस। जगह आप कोई भी ऐसा बिजनेस उठा के देख लो जहाँ जिसमें इंडियंस आपको, नहीं है। हाँ, ऐसा कोई बिजनेस नहीं मिलेगा जहाँ इंडियंस नहीं है। और वहाँ के लोग इंडियंस पे पूरा भरोसा करते हैं। बहुत ट्रस्टवर्दी हमारी डायस्पोरा इमेज है है, वहाँ पर। बहुत ट्रस्टवर्दी इमेज है। पॉलिटिक्स में भी हैं, आप देखोगे बहुत सारे नाम पॉलिटिक्स में आते हैं, है, इंडियन बहुत ओरिजिन नाम के लोग पॉलिटिक्स में हैं, बिजनेसेस में हैं, जॉब्स में हैं, है ना। छोटे से लेके बड़े लेवल पे हर जगह मिल जाएंगे आपको। मतलब अपने एथिक्स का वैल्यू है हाँ वहाँ जी, पे। कैब ड्राइवर से लेके एक बड़ी कंपनी के सीईओ तक हर रेंज का इंडियन आपको मिलेगा वहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मेरा मतलब ये है कि लुकिंग एट टुडेज इंडिया, पहले क्या लोग इंडिया से भाग के जाते थे कि यार पीछा छुड़ाओ, यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं चलते हैं। हाँ, ये सोच थी। मेरे चाचा गए थे 1950-60 में, आज वो वहाँ जाके है ना बड़े आदमी बन गए, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। ठीक है। तो वही एक मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, आपको अपनी स्किल्स को लेके जाना पड़ेगा। आप बिना स्किल्स के अगर किसी भी देश में चले जाओगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी वहाँ पे। भारत छोड़ो, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थोड़ा स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, या एप्टीट्यूड होना चाहिए कि मैं नहीं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में। तो आज के भारत को देखते हुए, जहाँ हमारी इकोनॉमी 5-6%, 7% की रेट से बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की जो इंडिया में ROI है वो US से बेटर है, स्टॉक्स भी कई जगह आपको एक better है वहाँ से। हाँ जी, आपके यहाँ आप प्लॉट खरीदिए आज जयपुर में या दिल्ली में कहीं पे, आपको 2-3 साल में डबल हो जाएगा। हाँ, गाँव में डबल हो रहे हैं। गांव में हो रहे हैं, US में इतना इजीली डबल नहीं होता है, वहाँ सब कुछ मॉनिटर्ड है, चेक्ड है। और क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ सबके पास सब कुछ है, इतनी मारामारी नहीं है। अपने डेवलपिंग फेज से अब हमारा डेवलपिंग है, तो जब भी कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है तो उसमें उसमें ग्रोथ growth के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। तो इंडियंस आज की डेट में अपना पैसा मूव करना चाह रहे हैं, इंडिया में भी एक एसेट बनाना चाह रहे हैं, तो उन सबको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के तौर पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपको OCI एक बहुत ही बेनिफिशियल डॉक्यूमेंट लगेगा कि यार नहीं, मेरे बच्चे कल को क्या पता इंडिया में जाके कुछ बिजनेस करना चाहें, मैं शायद यहाँ हूँ, बट तो आप एक दरवाज़ा खुला रख रहे हो अपने लोगों के लिए, अपने अच्छा फैमिली रंजीत के जी, लिए। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले भारत का था, उसने नागरिकता छोड़ी और वो US का सिटीजन बन गया, और फिर उसने OCI कार्ड ले लिया, जैसा आपने बताया कि एक बहुत बड़ा टूल है, और फिर वो रेगुलरली इंडिया विजिट करने लग गया, फिर उसका वापस से मन हो गया कि मैं तो यार वापस भारत का ही नागरिक बन जाता हूँ, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, बन जाता है वो? हाँ, OCI आप सरेंडर करवाना पड़ेगा आपको। हाँ। और इंडिया की जो सिटीजनशिप लेने का प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। अच्छा, वापस जब लेते हाँ, हो वापस भी इतना इजी नहीं तो है। हम जैसे मूल के थे तो हमको भी नहीं मिलेगी? नहीं, मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, बट प्रोसेस बहुत रिगरस है ना। आप इजी नहीं है। इजी नहीं है क्योंकि यहाँ हम बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क। हमारा हर चीज़ कागज़ों से होके गुजरता है। और वहाँ की छोड़ो पहले। हाँ, वहाँ की छोड़ो। और मैंने आज तक आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल पर्सन इन माय करियर जिसने बोला हो कि मेरे को अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ के इंडियन वो सिटीजनशिप कोई नहीं लेना है। छोड़ना चाह रहा। छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि उनके पास OCI नाम का टूल है ना। तो वो क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? इट इज़ एज गुड एज हैविंग दोनों हाथों में लड्डू। हाँ, दोनों हाथों में, यू लिविंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, है ना। आपके पेरेंट्स, मेरे ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं जिनके और अगर अपन पेरेंट्स, US को छोड़ दें, किसी और कंट्री की ले ली, फिर वो हो हाँ, सकता है वापस वो हो लेना सकता है। नहीं, देयर इज़ अ प्रोसेस इन प्लेस, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हमने तो बाहर के देशों के लोगों को भी तो हम दे रहे हैं ना नागरिकता, तो तो हमारे देश के लोगों को तो मिलेगी हैं वापस। उसके रूल्स सारे रूल्स हैं, बट एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करके आप ले सकते हो, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। US वाला तो क्यों ही लेगा, बात सही है हाँ, आपकी। वो नहीं लेते लोग क्योंकि आपको ऑप्शन है ना, OCI कार्ड का ऑप्शन है, हाँ। तो आप वहाँ पे भी अपना जीवन जियो, यहाँ पर भी यहाँ भी जियो। जैसे जीवन मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके पेरेंट्स बहुत एजेड हैं। अब आज के टाइम पे ना
टेम्पल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हुआ है, हमारे यहाँ आने जाने के सुविधा हुई, तो बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए आते हैं वापस। आते हैं। तो अपने पेरेंट्स को यहाँ 2-2 3-3 4-4 महीने के लिए भैया आप 4 धाम की यात्रा पे जाओ, ये करो, तो करते हैं लोग। उसमें वीज़ा होता तो आना जाना ये वो सब कई रेस्ट्रिक्शंस हो issues जाते होते हैं। हाँ, OCI तो ओसीआई पे जीवन बहुत आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो बहुत ईजी हो रहा है उनको। संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। राइट। OCI कौन से लोगों के लिए ऑलमोस्ट मस्ट हैव है? वैसे तो सभी के लिए मस्ट हैव है जो एलिजिबल है। मैं तो कहूँगा, मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो यू शुड हैव इट, OCI तो ले ही लो। ले ही लो। बट अगर आप मस्ट हैव बोलोगे, यंग प्रोफेशनल्स जो इंडियन एनआरआई हैं, जो अभी अभी जॉब पे लगे हैं, कुछ साल से अमेरिका में रह रहे हैं और दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अमेरिकन ये चीजें सिटीजन। वहां तक पहुंचेंगी, हाँ, जब लोग सुनेंगे इसको। तो जो दोज हु आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अमेरिकन सिटीजन, 2 4 5 साल लगेंगे या 7 साल लगेंगे उनको, बट उनके बच्चे वहीं बॉर्न हुए हैं। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यंग प्रोफेशनल्स जिनके बच्चे अमेरिकन हैं, उनके लिए आप OCI निकाल के रखो, पहले रखो। हाँ, पहले रखो। एंटरप्रेन्योर्स जो इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, दे शुड ऑल्सो हैव एन OCI कार्ड, क्योंकि बिजनेस को आप मल्टीनेशनल इजीली बना सकते हो इफ़ यू हैव एन OCI कार्ड। अगर US में सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है आपके पास, उसको आप इंडिया में भी क्यों ना सुचारू रूप से चलाओ। बहुत लोग हैं ऐसे बहुत बिजनेसेस हैं। मेरे हैं कस्टमर्स जो दोनों कंट्रीज से बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और OCI कार्ड उनकी बहुत हेल्प करता है ट्रांजैक्शंस में, फंडिंग्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, 2 ये हो गए। तीसरी कैटेगरी जहाँ आप रिटायर हो चुके हो US में, या आपके पेरेंट्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं बट इंडियन ओरिजिन के हैं। तो रिटायर्ड लोगों के लिए अब, क्योंकि उनका जवानी तक का समय शायद भारत में बीता होगा या काफ़ी एज तक वो इंडिया में रहे होंगे, क्योंकि बच्चे US चले गए तो पेरेंट्स भी चले गए। अब उन लोगों के लिए इंडिया से वापस कनेक्ट करना OCI कार्ड बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे मैंने कहा कि लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, है ना, अपने रूट्स से कनेक्ट करने के लिए आते हैं। तो एक बूढ़े माँ बाप के लिए अगर आप साल में 6-8 महीने यहाँ छोड़ दिया अपने रिश्तेदारों में, जब आप वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ 4-6 महीने रह लिए, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। और जैसे ही वहाँ समर आया वहाँ चले गए, तो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर उनके पास भी होगा तो उनका जो ट्रैवल है वो बहुत हैसल फ्री होगा, बहुत इजी हो जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कोविड के टाइम का। जब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हो गए, बैन लग गया सब जगह, तो वीज़ा भी नहीं मिल रहा, वीज़ा भी नहीं मिल रहे थे, एम्बेसीज बंद थी। तो भारत सरकार ने शुरू में क्या करा कि भाई हम तो किसी को नहीं आने देंगे, बट जो हमारे इंडियन भाई बंधु बाहर फंसे हुए थे उनको तो आने देना पड़ेगा। OCI वालों को आने दिया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अमेरिका में क्या सिचुएशन हो गई थी कि बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स थे जिनकी जॉब चली गई थी, इंडियन सिटीजन्स जो थे वहाँ जॉब कर रहे थे, अब ले ऑफ हो गए। अब ले ऑफ हो गए तो इंडिया आना उनने वापस, तो इंडियन नागरिक तो आ सकता है वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनके बच्चे जो थे वो अमेरिकन सिटीजन थे। अब जिनके पास OCI थे शुरू में तो उनको भी रोक दिया, फिर बाद में एक आर्ग्यूमेंट हुआ कि भाई OCI कार्ड बेनिफिशियल है, इसको तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए। उसको तो बनाया इसलिए था, उसको बनाया इसलिए था, तो गवर्नमेंट ने फ्लैट OCI कार्ड होल्डर्स को सबको अलाउ कर दिया। अब उस समय जिनके पास OCI थे, उस समय जिनके पास OCI नहीं थे उन्होंने अप्लाई किया, फिर वो अप्लाई कहाँ करे उस समय पे, कोविड था, बंद था सब कुछ, तो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई। बच्चों को शॉर्ट टर्म वीज़ा लिए इमरजेंसी में 4-6 महीने के लिए आए, फिर वो वीज़ा का हेडेक रहा बहुत टाइम तक, वीज़ा भी नहीं मिले कईयों को, वीज़ा भी नहीं मिले कईयों को, और पेरेंट्स के पास जॉब नहीं है ना, बहुत केओस हो गया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ये लेके रखने में कोई हर्ज नहीं है, तो आपको हमेशा हेल्प करेगा। आपको क्या लगता है रंजीत भाई कि अभी वहाँ पे जो भी एलिजिबल लोग हैं जो OCI ले सकते हैं, ऐसी कितनी बड़ी परसेंटेज में लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी नहीं ले रखे, या मैक्सिमम लोगोों ने ले रखे हैं? नहीं, ऐसा मैं कहूँगा परसेंटेज डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा डेटा रहता नहीं है। बट 2018 तक जब तक मैं सिस्टम में काम कर रहा था, तब तक मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 50% आबादी जो वहाँ रह रही, जो एलिजिबल आबादी, उनके पास OCI था, 50% के पास फिर भी नहीं था। अच्छा, इतना बड़ा रेशो। हाँ, पर वो शायद अब कम हो गया होगा ओवर अ स्पैन ऑफ 7 years, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो थोड़ा सा लीनियंट लेते हैं चीज़ों हाँ, को। और कई ऐसे हैं कि भाई हमको तो जाना ही नहीं, हम क्या करेंगे लेके, साल में एक बार जाते हैं हम तो। बट ये होता है ना कि मैं हमेशा अपने कम्युनिटी में कहता हूँ कि डोंट टेक OCI जस्ट एज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, है ना, ये आपका लॉन्ग टर्म इंडिया प्रोजेक्ट है, ये आपके हेरिटेज का पार्ट है। बहुत बड़े खर्चे का काम है क्या? ना, इतना खर्चा भी नहीं है। इट्स अ पीस ऑफ ए हेरिटेज। आप कल को अपने बच्चों को भारत से रिलेटेड क्या चीज़ दे सकते हो, जिस पे अशोक स्तंभ है। आप अमेरिका में रहो, सारे काम अमेरिका में करो, एक लेके रखने में तो क्या बुराई है? आप ये देखो ना सर, वीज़ा तो दुनिया में सब ले रहे हैं, एज एन इंडियन और एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जहाँ आपके फोरफादर्स रहे, जहाँ आपका कल्चर, जहाँ आप आज भी आप प्राउडली बोस्ट करते हो, जहाँ पे भी जाते हो आई एम एन इंडियन,
तो उस देश का कोई एक छोटा सा डॉक्यूमेंट अगर आपकी शेल्फ में रखा रहे जिसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है क्या बात और वो 50 बेनिफिट्स भी दे रहा है साथ में आपको, तो इट्स अ पीस ऑफ हेरिटेज, भारत का एक निशानी है जो आप अपने पास रख सकते हो। मैं तो हमेशा उसी रूप में देखता हूँ उसको। अरे वाह, अरे तो वैसा ही देखना चाहिए लोगों को, जिनको लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है तो एक सोवेनियर के तौर पे रख लो, आपको कभी ना कभी काम ही आएगा। काम ही आएगा। जी। हाँ, वो दिखने में ही ऐसा फील कराएगा आपको, हाँ, कि भैया मेरे देश का कुछ है मेरे मेरे पास। पास कुछ है, राइट। अगर हम अ, बात करें कि जैसे ओसीआई का जो रिन्यूकेशन होता है, तो उसके कोऑर्डिनेशन में क्या रिस्क होते हैं बेसिकली? देखिए, रिनंसिएशन एक प्रोसेस है renunciation। जिसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार डुअल नेशनैलिटी अलाउ नहीं करती, तो एज सून एज यू बिकम अ फॉरेन सिटीजन, जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई आपको आके कहेगा नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भारत की नागरिकता को सरेंडर कर दो। अच्छा, ये अपने आप नहीं होती है वो? अपने आप नहीं होती, ऑटोमेटिकली नहीं होता है। हाँ, ये हो जाएगा जब आप ट्रैवल करोगे इंडिया नेक्स्ट, जब पता चलेगा कि भाई मैंने ये चीज़ें नहीं करी हुई हैं, तो मेरा ये चीज़ में बाधा आ रही है। हाँ, तो ब्लॉकेड्स आते हैं, बट अगर आप इंडिया कभी आए ही नहीं सिटीजन बनने के बाद, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप भारतीय नागरिक अभी भी हो, आपको सरेंडर कराना चाहिए था। तो लीगल कंप्लायंसेस के लिए आप कानून के दायरे में रहो, आप इमिग्रेशन के लॉ के अंदर रहो, उसके लिए ज़रूरी है कि विद इन 3 ईयर्स, जैसे ही आप सिटीजन बने फॉरेन के, आप 3 साल के अंदर अंदर अपना सिटीजनशिप सरेंडर करा दो आपकी कंसर्न कॉन्सुलेट या एम्बेसी में, जहाँ पे भी दुनिया में आप रह रहे हो। तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके साथ आप अपना करंट यूएस का जो पासपोर्ट आपको मिल चुका है वो, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट और आपका ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट, ये चीज़ें भेजनी पड़ती है एम्बेसी को। वो आप हमारे थ्रू भेजो, डायरेक्टली भेजो, कैसे भी करो। और इंडियन एम्बेसी को? हाँ जी, जो भी आपका कंसर्न ज्यूरिस्डिक्शन है उसके अंदर। और कॉन्सुलेट क्या करती है, उस पर कैंसिलेशन का स्टैंप लगाएगी, पासपोर्ट को कैंसिल करेगी, साथ में एक लेटर देगी, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं कि भाई अब आप हमारे नागरिक नहीं हो, और आप ओसीआई या लॉन्ग टर्म वीज़ा कभी भी इंडिया का लेना चाहो तो एज एन अमेरिकन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप एलिजिबल हो, आप ले सकते हो। इसीलिए जब हम ओसीआई के लिए अप्लाई करते हैं या लॉन्ग टर्म तो वो वीज़ा लेटर के लिए, काम देता है तो वो लेटर मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है, अच्छा, वो दिखाना ही पड़ता है। वरना क्या होगा कि आप सिस्टम में, अब जैसे हमारे यहाँ अभी वो एसआईआर वगैरह सब हो रहे हैं, सिटीजनशिप काउंट होगा, सेंसस आएगा, तो सेंसस में तो यही बोलेगा कि भाई ये आज भी हमारे नागरिक हैं, बाहर रह रहे हैं बट हमारे सिटीजन तो हैं। अभी जैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था मेरे दोस्त का कि उसका भी मतलब अभी ये जो चल रहा है इलेक्शन कार्ड का एसआईआर वाला, तो उन्होंने कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया। अब उनका वो जो एसआईआर वाला जो प्रोसेस है उसमें उनका इलेक्शन कार्ड कैंसिल नहीं हो रहा है ऑनलाइन। अभी हो सकता है इतना अच्छा मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ होगा, वो उसको करते हैं तो फिर उसमें कुछ हर्डल आ जाता है, वो नहीं हो रहा है। तो उनके पास वो लेटर भी है जो आपने बोला कि भाई ओसीआई के लिए, हाँ, रिनाउंसिएशन का वो लेटर भी है उनके पास। तो क्या उस लेटर के बेस पे वो ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर इलेक्शन कार्ड नहीं भी हुआ है कैंसिल? देखिए, ओसीआई अप्लाई करने के लिए इलेक्शन और वोटर आईडी कार्ड मैंने सरेंडर कर दिया है या मेरे पास नहीं है, वो भी ज़रूरी है। एक फॉर्म लगता है छोटा सा साथ कि में, भाई हमने कर दिया है। हाँ जी, ठीक है। रिनाउंसिएशन भी मैंडेटरी है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैंडेटरी है। बट अभी देखिए, सिस्टम्स भारत में ना अभी ऑनलाइन और डिजिटल होने लगे हैं पिछले 8-10 सालों में। पहले सब कुछ कागज़ों में होता था, है ना, कई जगह कागज़ मिलते भी नहीं है पुराने, हमारे कई सारे हैंड रिटन पासपोर्ट से उनका रिकॉर्ड भी निकालना मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना। हाँ। तो अभी क्या हो गया कि अब ये प्रोसेस आया है कि भाई हम इलेक्शन कार्ड कैंसिल भी करवा सकते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने सिटीजनशिप ले रखी है कई सालों से, और इलेक्शन कार्ड वो मैनुअली, पहले वो छोटे प्रिंट होते थे, है ना, राशन कार्ड भी एक बुक सी आती थी, बुक्स ही आती थी। तब उसको कहाँ कैंसिल करवाने जाएंगे। तो इसका सिंपल सा अभी के टाइम पे तो प्रोसेस ये है कि जैसे एसआईआर हो रहा है और एसआईआर में किसी बंदे की एलिजिबिलिटी प्रूफ नहीं हो रही है, तो उसका ऑटोमेटिकली नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से, है ना। कटेगा वो तो कटेगा। जैसे आपके फ्रेंड का है, वो कनाडा मूव हो गए, यहाँ रह नहीं रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट देने वाला कोई है नहीं, बंदा यहाँ देश में है ही नहीं, हाँ, है ही नहीं। तो ऑब्वियसली उसका एसआईआर उनके घर वाले रहते भी होंगे तो उन्होंने दिए नहीं उनको। हाँ, तो वो ऑब्वियसली नाम कट ही जाएगा, नाम कट ही जाएगा। ठीक है। तो कल को जब रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे तो उनका नाम नहीं आएगा उन रिकॉर्ड्स में, तो ऑटोमेटिकली तो ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग कि भाई मैंने तो नहीं बोला जाके इलेक्शन कमीशन को कि मैं वोट देने में एलिजिबल हूँ, ये रहे मेरे एसआईआर के डॉक्यूमेंट्स। सो व्हेन ही इज अप्लाइंग फॉर हिज ओसीआई ही कैन से दैट येस आई हैव नॉट कन्फर्म्ड माई एलिजिबिलिटी एज अ वोटर इन इंडिया। मैंने नहीं बोला है सरकार को कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं नहीं हूँ एलिजिबल अब, क्योंकि मैं दूसरे देश का नागरिक बन गया हूँ।
उसके लिए उनको कोई अलग से सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, नहीं, सर्टिफिकेट का तो प्रोसेस कुछ है ही नहीं सर, होता ही नहीं है। हाँ। सिस्टम में कट जाएगा और फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रोसेस आएगा जहाँ से आप अपनी लिस्ट अपडेटेड कुछ निकाल सको ऐसा कि जहाँ पे आपका नाम नहीं और हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका इलेक्शन कार्ड का नंबर था उसको आप महीना 2 महीना बाद चेक करो, हाँ, इलेक्शन ऑनलाइन चेक अगर कर उस पे सकते हो। लिखा हुआ आ रहा है कि आप नहीं जी हो, जी बिल्कुल। तो इट्स हाँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके दे दो आपके, भाई सर मेरा इलेक्शन रिकॉर्ड्स में मेरा नाम नहीं है। हाँ, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज कि आपने सरेंडर कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। तो ये ओसीआई के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। आप ओसीआई को इंडिया सेफ्टी नेट क्यों कहते हैं? वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बता दी कि भाई ये क्यों सेफ है और इससे क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, सेफ्टी नेट अभी जैसा यूएस का इमिग्रेशन पॉलिसी है, किसी भी कंट्री में आप जाते हो, सेटल होते हो, तो वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलती है, ठीक है ना। पहले जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले लोग भाग के जाते थे कि यार छोड़ो कहीं और चलो, है ना, देश में कुछ अब नहीं ऐसा रखा नहीं है। है। अब ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। एप्पल का 75% इवन यूएस की मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी कंपनीज एप्पल का 75% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको काम मिल रहा है ना। बट हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि एक पिक्चर अलग दिखती है दुनिया को ना। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो एलिजिबल हैं इस ग्रोथ का पार्ट बनने में, कि भाई अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो मेरा कुछ हिस्सा क्यों ना हो उसमें, है ना। तो उस चीज़ में हिस्सेदारी लेने के लिए आपका जो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आपका ओसीआई कार्ड है। आपको कल को विदेश में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपके तुरंत भाग परिवार, के आ आपके सकते हो। एक्सटेंशन सब यहाँ पे हैं, तो सेफ्टी नेट वही हो गया कि वहाँ कुछ तकलीफ हुआ तो एटलीस्ट कहीं तो जाने को हो मेरे पास। शरण की कोई जगह तो हो। हाँ, तो मैं कहीं विजिटर बन के क्यों क्यों जाऊँ किसी और देश में, मैं एज ए वहाँ का एक नागरिक बन के ही क्यों ना जाऊँ, हाँ, इक्वल टू नागरिक ही है। इक्वल टू नागरिक Voting बन right के ही तो क्यों नहीं ना है। जाऊँ, हाँ। जहाँ मेरी हेरिटेज है, जहाँ मेरा लिनिएज है। हाँ। तो इसलिए मैं एक सेफ्टी नेट कहता हूँ कि दुनिया में एटलीस्ट 2 या 3 देश ऐसे होने चाहिए जहाँ आप जाके घर जैसा फील करो, है ना। इसलिए सेफ्टी नेट है वो। हाँ, इसीलिए जी सेफ्टी नेट जैसा ही लगेगा। ओसीआई को लेकर क्या मिसकंसेप्शन है और कोई रूल्स जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? रूल्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए, जो 3 नए रूल आए हैं अभी, ठीक है ना, जिन 3 जगह एलिजिबिलिटी नहीं है। बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी समझा दिए कि भाई ये बेनिफिट्स हैं। मिसकंसेप्शंस क्या है? मिसकंसेप्शंस ये हैं, लोगों को लगता है कि ये एक तो डुअल सिटीजनशिप है, कई लोगों को लगता है अभी भी कि अरे यार ये तो पासपोर्ट है, इसको ले लो, और इसको ले लिया तो हम अमेरिका में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हमारे बच्चे कभी पॉलिटिकल, हाँ ऐसा है, कई वोट नहीं दे इंडियंस पाएंगे। बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं ना, वो हर जगह अपना झंडा बुलंद रखना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी हैं, बिजनेसेस में भी हैं। तो कई ऐसे मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं यार मेरे बच्चे को मुझे करवाना तो है ओसीआई, बट व्हाट इफ टुमारो ही और शी वांट्स टू फाइट इलेक्शंस और गो फॉर जबकि दिस वहाँ के लॉ में तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ही हाँ, नहीं है। तो लोगों को लगता है कि ये डुअल सिटीजनशिप कार्ड जैसा कुछ है। आई वुड लाइक टू कन्वे दिस इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये सिर्फ एक वीज़ा डॉक्यूमेंट है जो लाइफ टाइम बेनिफिट्स के साथ आता है। इसको वीजा ही बोलो। इसको वीज़ा ही बोलो, वीज़ा के तौर पे ट्रीट करो, बस बट easy इसके process साथ है। में इसके साथ में बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जो सारे वीज़ाज में नहीं होते। जो क्योंकि आप मूल के रह गए इसलिए। एग्जैक्टली। दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है लोगों में कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मैं तो अब यहाँ का सिटीजन बन गया, मेरी वाइफ है कि नहीं, मेरे बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं हमसे कि मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट है, मेरे बच्चों को है कि नहीं है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, आपके पोतों तक एलिजिबिलिटी है। अगर आप इंडिया के सिटीजन थे और अब अमेरिकन हो, तो आपके बच्चे और उनके बच्चे भी एलिजिबल होंगे ओसीआई के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई मिसकंसेप्शन ना रखें कि कोई स्पेशल कैटेगरी में ही मिलता है या स्पेशल लोगों को ही मिलता है। एवरीबडी हु कैन प्रूव द एलिजिबिलिटी विल गेट इट। और ये एक सिर्फ सिंपल तरह का वीज़ा है, कोई सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिंपल वीजा है। सिंपल वीज़ा है जी, विद लॉट ऑफ बेनिफिट्स, विदाउट हैसल। विदाउट हैसल। राइट। अब हम बात करते हैं रंजीत भाई से यूएस इमिग्रेशन और करंट पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ये अपना ओसीआई के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ। रंजीत जी, अगर हम रीसेंट हिस्ट्री देखते हैं, स्पेसिफिकली ट्रम्प एरा का जो अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है, हमने नोटिस किया कि यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट और अनप्रिडिक्टेबल हो गई है और रूल्स ओवरनाइट चेंज होते जा रहे हैं, अप्रूवल स्लो हो गए हैं, बहुत सारी फैमिली एंजाइटी में रहने लग गई है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंडियन फैमिलीज़ को प्लानिंग का अप्रोच कैसे रखना चाहिए? ठीक है, देखिए यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी, जो इमिग्रेशन का पूरा सिस्टम है वो पॉलिसी ड्रिवन है, ठीक है ना, इमोशन ड्रिवन नहीं है। हम क्या इमोशनली सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, कह रहे ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर, वहाँ सारी सत्ता इंडिविजुअल इम्पैक्ट ज़्यादा देखते हैं लोग, कह रहे मेरी लाइफ अफेक्ट हो रही है। बट
जब कोई भी देश अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को बनाता है तो वो अपने कंट्री के बेनिफिट्स को, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को, अपने लोगों के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ट्रंप भी वही कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे वो, इन माय ओपिनियन एज अ प्रोफेशनल। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप इलीगली अगर अमेरिका में आए हो, बाय रॉन्गफुल मीन्स अगर आप आए हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ रहने के लिए, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ें वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रीज़ में अमेरिकन्स को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो उसमें गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल गलत नहीं है, बट डिबेटेबल टॉपिक है अगेन कि भाई अगर एलिजिबल है तो कोई भी बन सकता है। अमेरिका तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का देश है, तो अगर कोई इंडियन या कोई मैक्सिकन ज़्यादा एलिजिबल है कंपेयर टू एन अमेरिकन, लोकल बॉर्न अमेरिकन, तो उसको मिलना चाहिए। वो एक डिबेटेबल इशू है, बट येस आई वोंट कॉल हिम लाइक आउटराइटली रॉन्ग, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देना चाहता। बट एवरी पॉलिटिकल पार्टी वॉन्ट्स टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल। वही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उस प्रोसेस में बहुत सारी फैमिलीज़ को तो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, कई सारी फैमिलीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। वो पॉजिटिवली कैसे कर रहा है? अब पॉजिटिवली तो ऐसे कर रहा है सर कि वो कह रहे हैं कि आप लीगली आओ हमारे देश में, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, मिलती हैं, लोन्स इजीली मिलते हैं, बैंकिंग बहुत आसान हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना अब आपको इतने लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं करना नहीं नहीं पड़ेगा। वो अलग चीज़ है। वो तो आप अगर गोल्डन वीज़ा का एक इन्होंने बीच में अभी ऑप्शन डाला था, वो हटा भी दिया वापस कि $1 मिलियन खर्च करो और आपको राइट अवे एक गोल्डन वीज़ा इस मिल तरह के जाएगा। बयानबाजी से एक एंजाइटी तो होती है ना कि यार बिल्कुल ये होती है सर। एक देश का डर पैदा होता राष्ट्र अध्यक्ष जब कुछ स्टेटमेंट देता है तो अमेरिका बीइंग अमेरिका विद सच पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, वो जो भी कहेंगे पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। तो अमेरिका में अमेरिकन्स या जो नॉन अमेरिकन्स रह रहे हैं उनको तो डेफिनेटली करेगा। बट देखिए एक स्टेटमेंट देने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है। यूएस में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रोबस्ट है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है दुनिया की। हम सबसे बड़ी हैं तो वो सबसे पुरानी है। तो उन्होंने ऐसे सिस्टम्स डाले हुए हैं जगह पे कि किसी एक आदमी के या किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में सत्ता नहीं होनी एक्सक्लूसिव पावर्स नहीं हो कि वो लोगों की ज़िंदगी अपसाइड डाउन कर दें, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही कहा था कि जो भी बच्चे अब इमिग्रेंट्स से यहाँ बॉर्न होंगे, बाय बर्थ सिटीजनशिप राइट नहीं मिलेगा उनको। तो ये बहुत पैनिक हो गया था लोगों में, है ना। पीपल वर इन पैनिक कि भाई अब हमारे बच्चे यहाँ पैदा हो गए तो हम कहाँ के सिटीजन बनाए नहीं बनाए, उनको अमेरिका तो देगा नहीं, है ना। तो इट डिडंट गो थ्रू, है ना। वो सेनेट ने और कांग्रेस ने उसको अप्रूव नहीं करा। इट स्टिल रिमेन्ड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब उसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। आपका कहने का मतलब है हाउस कि से। जो अंदर के लॉ हैं वो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ने जो कर दिया वो फाइनल है। हाँ, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने में और उसको इम्प्लीमेंट करके लॉ बनाने में बहुत फ़र्क होता है। प्रेसिडेंट के पावर्स आउट ऑफ द कंट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। लड़ाई झगड़ा करना है, हाँ, किसी जैसे को उठा फॉरेन के लाना पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट करना हो, टैरिफ्स लगाने हो, तो उसमें काफ़ी हद तक एक है ना वो प्रेसिडेंट और उनकी टीम का खुला हाथ होता है। है। इसमें ट्रम्प बहुत अभी पॉपुलर हो रहे हैं इस चीज़ में। तो जो इंटरनल जो पॉलिसीज़ होती हैं जो देश के अंदर के लोगों को अफेक्ट करती हैं, उसमें काफ़ी सेनेट का, कांग्रेस का सबका हाथ होता है। सबको सर्वसम्मति से पारित करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है पॉलिसी मेकर्स को कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तभी वो जाके इम्प्लीमेंट होती है। तो पैनिक तो ऑब्वियस है ना। टेक इंडस्ट्री में भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कहा गया है कि आप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेके चलो, विच एज अ नेशनलिस्ट पार्टी उनका राइट है अपने लोगों का वो करना। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका हैज़ ऑलवेज बीन अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। आप इमिग्रेंट्स के बिना अमेरिका की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, अमेरिका अपने आप में तो बना ही नहीं ना, वो तो बाहर के लोगों बाहर से के मिलके लोगों ने ही मिलके बनाया है उसको। आज आप टेक इंडस्ट्री उठा के देखो तो उसमें इंडियंस हर पोस्ट पे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। हाँ, वो आप कंपनीज ने उसका वो भी किया था, हाँ, कि भाई खंडन भी करा था खंडन उन्होंने भी आके किया था, मिलके। राइट। तो आप अगर लेबर इंडस्ट्री देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखो, तो वहाँ मैक्सिकन, हिस्पैनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप उनको हटा दोगे तो एकदम से सारा काम ही रुक जाएगा। हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में, नर्सिंग में फिलिपिनोज हैं, नो इंडियंस भी हैं। साउथ इंडिया, केरला की बहुत नर्सेज हैं वहाँ पे। डॉक्टर्स, हर 7वां आई थिंक डॉक्टर हमारा भारतीय मूल का है। तो पूरे अमेरिका का जो फैब्रिक है, जो स्ट्रक्चर है, वो इमिग्रेंट्स के आसपास बुना हुआ है ना। सब मिल के साथ में इस देश को आगे बढ़ाया है आज तक और आगे भी बढ़ाएंगे। बट जैसा कि आपका सवाल था, पैनिक इसीलिए हो रहा है। पैनिक ज़्यादा वो लोग हो रहे हैं जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉ की दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं। अच्छा, बॉर्डर क्रॉस करके आ गए या वीज़ा का ओवरस्टे कर लिया हाँ, तो उनका उन्होंने, तो डरना बनता भी है। वही ज़्यादा डर रहे हैं। और जब परिवार में एक सदस्य डर रहा होता है तो वो पैनिक फिर थोड़ा क्या मल्टीप्लाई हो जाता है ना।
तो अभी तक मेरी नज़र में ऐसा कोई केस नहीं आया है जहाँ पे कोई लीगल इमिग्रेंट को गवर्नमेंट ने परेशान करा हो या उसको उठा के बोला हो कि तुम घर जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। इलीगली जो आया है, जैसा मैंने पहले कहा कि अवॉइड करिए डंकी रूट से आना, इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना, क्योंकि लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट वंस यू लैंड हियर। डंकी रूट अभी भी यूएस में आई वोंट से फॉर श्योर चलते हैं, बट हाँ, लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम काफ़ी बॉर्डर से क्रॉसिंग्स हुई थी। हाँ, और अभी स्ट्रिक्ट हो गया है। हाँ, अभी स्ट्रिक्ट है, बॉर्डर पे काफ़ी विजिलेंट है बॉर्डर प्रोटेक्शन का। बट मैं इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ ना, मैं तो काफ़ी देखे थे, मैंने बातें सुनता था कि भाई मेरे 4 लोग गांव के वहाँ चले गए, या हरियाणा से कुछ स्टोरीज आ रही हैं, कुछ पंजाब से आ रही हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, दे ओनली सी द गुड साइड ऑफ द स्टोरी कि अरे मेरा दोस्त वहाँ गया, उसने तो वहाँ मर्सिडीज़ खरीद लिया, BMW खरीद लिया, घर खरीद लिया। उसने क्या क्या स्ट्रगल करे, उसने क्या प्रोसेस से गया, यू नो, पीपल ऑलवेज सी द गुड ब्राइटर साइड ऑफ एवरीवन। अपने स्ट्रगल्स या तो आप खुद जानते हो या आपकी इमीडिएट फैमिली जानती है। चकाचौंध देख रहे हैं, चकाचौंध देख रहे हैं। तो वो सब पॉसिबल तब हो पाया जब वो वहाँ गए, लीगली गए, अच्छी मेहनत करी, काम करा और सक्सेसफुल हुए जीवन में। आज वो दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छा कर लिया। और अमित जी एक चीज़ और बताऊँ, 70s 80s का अमेरिका और आज के अमेरिका में बहुत फ़र्क है। समय के साथ चेंज आया, समय के साथ चेंजेस हुए हैं। वो अमेरिका ग्रोइंग अमेरिका था, तो जिसने भी जिस चीज़ में भी हाथ डाला वो प्रोग्रेस करती गई। आज वहाँ पर भी कंपटीशन है, यू नो, वहाँ का यंग क्राउड भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। बाहर इमिग्रेंट्स भी अलग अलग कंट्रीज से आने लग गए हैं। तो हर जगह कंपटीशन है, टफ है। बट एज आई सेड, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ़ यू आर डेडिकेटेड एंड इफ़ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है ना। बट अगर आप रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ हो, फिर आपने भले कितना ही पैसा बना लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, आपके ऊपर हमेशा एक डर रहेगा कि यार मेरे को कहीं कोई उठा के ना ले जाए, आइस वाले ना पकड़ लें, इमिग्रेशन से मुझे डिपोर्ट ना कर दें, है ना। अभी रिसेंट टाइम में मेरे पास कुछ केसेस आए हैं जहाँ पे पीपल हैव, यू नो, मेड अ लॉट ऑफ मनी, बिग फॉर्च्यून। आए इलीगली थे बट मेहनत करी, हार्डवर्क करा, अच्छा पैसा बना, खूब पैसा बनाया। बट कहते हैं ना कि सब चीज़ सब समय एक साथ नहीं मिलती है। जड़ें कमज़ोर थी, जड़ें कमज़ोर थी, लीगल प्रोसीजर जो था वो नहीं कर पाए पूरा वो अपना, तो डिपोर्ट करके भेज दिया इंडिया 25 साल बाद। 25 ईयर्स में पहली बार इंडिया आए, जब बनाया वहाँ पे वो सब। अब वो कोई और टेक केयर करेगा, जो भी उनके फैमिली मेम्बर होंगे एक्सटेंडेड, वो भी जो भी होंगे वो करेंगे। तो इंडिया का रास्ता तो वो बंद करके चले गए थे। अब 25 साल बाद जब यहाँ आए हैं, तो ना तो भारत पहले जैसा रहा, भारत भी बदल गया, ना रात नाते रिश्तेदार वैसे रहे, ना कोई भी एसेट यहाँ जोड़े आपने। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक दरवाज़ा हमेशा खुला रखो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक दरवाज़ा खुला रखने का मतलब ये नहीं कि आपको अमेरिका छोड़ के जाना है या अमेरिका का कोई ऑल्टरनेट बनाना है। अमेरिका में रहते हुए आप ऐसा कुछ करो कि आप यू एंजॉय बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप भारत में भी कुछ करो, इंडिया अमेरिका में भी कुछ करो, और लीगली करो जहाँ पे भी आप कर रहे हो, है ना, प्रॉपर पेपर हाँ। वर्क के तो ट्रम्प एरा को एक तो सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया ने बहुत इसको वो बना दिया है कि ट्रम्प क्या देखो खराब है, ये है वो, कैसा चेंज होता है। हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट, ही इज़ जस्ट फॉलोइंग द लॉ। कुछ चीज़ें हो सकती है जो सबको अच्छी ना लगे, मुझे भी नहीं लगती अगर मेरे बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी डिसीजन आएगा कि भाई मेरा बिजनेस जहाँ अफेक्ट हो रहा है, बट मैं फिर ये देखूंगा कि एम आई ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ और रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, है ना। मैं अगर कानून के दायरे में रह के कुछ कर रहा हूँ फिर भी मुझे अफेक्ट हो रहा है, तो फिर मैं उसको चैलेंज करूँगा, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। बट मुझे अगर लगेगा कि मैं खुद ही गलत हूँ, मैं खुद ही सही नहीं कर रहा हूँ, फिर आवाज़ उठाने के लिए भी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं सर। राइट। अगर फ्यूचर में फिर से ट्रम्प टाइप लीडरशिप या और स्ट्रिक्ट वीज़ा रिजीम आती है, तो इंडियन प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर्स को कौन सी बैकअप प्लानिंग पहले से रखनी चाहिए? जैसा मैंने कहा कि बैकअप प्लानिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अमेरिका छोड़ के जाओ या वहाँ कुछ करो, बट स्मार्ट वही है जो अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। और आपको आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, यू नो, बहुत सारी कंपनीज इंडिया से ऑपरेट होती हैं, फिलीपींस से होती हैं, मेक्सिको से होती हैं, बट उनका सेंटर कहीं और है, हेडक्वार्टर्स कहीं और है। तो द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड इन लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स। तो आपको भी एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, एज ए यंग प्रोफेशनल, ऐसे कुछ दरवाजे हमेशा अपने लिए खुले रखने चाहिए कि मेरा एसेट इंडिया में भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया सेंट्रिक एंड US सेंट्रिक, इंडियन डायस्पोरा स्पेसिफिक थिंग्स, कि इंडिया में भी मेरा कुछ बिजनेस चल रहा है या कुछ एसेट मैंने जोड़ रखे हैं। बच्चों के लिए कुछ मैंने रास्ता बना रखा है थ्रू OCI कार्ड, पेरेंट्स के लिए मैंने कुछ रास्ता बना रखा है। तो कल को कुछ ऐसी पॉलिसी आए, ऐसा कुछ रास्ता है जहाँ मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है रहने में,
तो मैं कुछ समय के लिए इंडिया भी जा सकूं, या परमानेंटली भी शिफ्ट होना हो तो मैं हो सकूं, या मैंने ऐसे कुछ रास्ते कर रखे हैं, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं कि मैं किसी और थर्ड कंट्री में भी जाके आराम से कंफर्टेबली रह सकूं। ठीक है ना? तो पॉलिसीज़ तो हमेशा चेंज होती रहेंगी। इमिग्रेशन पॉलिसी इमिग्रेंट्स के लिए है, वहाँ के सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो कोई भी गवर्नमेंट को जब लगेगा कि ये पॉलिसी मेरे देश को, या मेरी पॉलिसी मेरे इकोनॉमी को या मेरे लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही, तो वो चेंज करेंगे उनको। और उस चेंज में अगर वो आपको अफेक्ट कर रही है किसी तरीके से, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाओ, स्ट्रेस में आ जाओ। स्ट्रेस इज नेवर अ सोल्यूशन। यू लुक फॉर द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल एट दैट टाइम, और वो बेस्ट ऑप्शन उस टाइम तभी अवेलेबल होंगे जब आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ रखी होगी पहले से दिमाग आपने में। बैकअप प्लान हाँ, कर रखा होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा सिक्योर रखो, वैलिड रखो, कहीं गैप्स ना आने दो अपने लीगल स्टेटस के अंदर। सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने, वैलिड मींस कि वैलिडिटी खत्म ना हो उससे पहले ही आप रिन्यू करा लो उसको। जैसे हम ड्राइवर समय लाइसेंस, रहते। इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, वैसे ही हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी वैसे ही उसी रूप में होने मतलब चाहिए। वही समय से पहले जागने वाली बात है। समय से पहले जगे रहो, जागने वाले भी नहीं, जगे रहो, अलर्ट रहो हमेशा, क्योंकि वर्ल्ड बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स, हर दूसरे तीसरे दिन कोई कंट्री किसी के साथ खड़ा है, कोई कंट्री किसी के साथ खड़ा है, कोई कहाँ से स्टेटमेंट दे रहा है। तो वी एज कॉमन सिटीजन्स हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम हमारे किले को मजबूत रखें, और हमारा किला है हमारे पेपर वर्क, हमारे डॉक्यूमेंट्स एज एन इमिग्रेंट। राइट राइट राइट। यूएस इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी के टाइम पर इंडियन साइड डॉक्यूमेंट जैसे ओसीआई, पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग रखना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा अपने लिए 2-3 दरवाजे खुले रखो। आप खुद भली कंफर्टेबल हो कि मैं तो भैया यहाँ सेटल हो चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। समय का कुछ पता नहीं, आज से 10 साल पहले जो दुनिया थी वो आज अलग है। आपके बच्चे जब बड़े होंगे या आपके पेरेंट्स जब बूढ़े होंगे, उस समय क्या सिचुएशन रहेगी दुनिया में, जियोपॉलिटिकली, फाइनेंशियली भी। तो हमेशा ये कोशिश करो कि मेरा जो ओसीआई कार्ड है, मेरे जो इंडियन ओरिजिन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ तक हो सके मैं उनको सेफ और सिक्योर और वैलिड रखूँ, वैलिड। ताकि मेरा रास्ता हमेशा खुला रहे। खुला रहे। मेरा नहीं तो एटलीस्ट मेरे बच्चों का खुला रहे। राइट। है ना? तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, अपने बारे में मत सोचो, बट अपने बच्चों के बच्चों का भी सोच के रखो। तो अगर हम जैसे समराइज करें इमिग्रेशन वाली पॉलिसीज बातों को, यूएस इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी के दौरान इंडिया कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, मेंटल पीस का इन्वेस्टमेंट भी है। रंजीत जी, बहुत ही बैलेंस और प्रैक्टिकल इंसाइट्स क्या हैं? देखिए, हम शुरू से यही बात करते आ रहे हैं, हमारा प्राइमरी फोकस यही रहा है कि मेंटल पीस तभी मिलेगा जब आपके दरवाजे पे आपको कभी ये नॉक ना करे कोई कि तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, किस ओहदे से रह रहे तो हो। पीसफुल। हाँ, तो पीसफुल मेंटल पीस चाहिए। तो मैंने सबसे पहले कहा, हमेशा अपने पासपोर्ट को वैलिड स्टेटस में रखो। अगर आप एज एन इमिग्रेंट, एज अ फॉरेन सिटीजन रह रहे हो अमेरिका में, इंडियन हो या कोई और, तो अपने लीगल स्टेटस में गैप मत आने दो। जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो या वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा हो, उसको तुरंत रिन्यूअल के लिए डाल दो। थर्ड कंट्री, जो आपकी होम कंट्री हो सकती है या आपके पेरेंट्स की जो कंट्री हो सकती है, उसके दरवाजे हमेशा खुले रखो आप, है ना? तो कल को फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप जाके वहाँ रह सको, ऑप्शन रहे आपके पास। गांव में कोई ज़मीन है आपकी, वहाँ जाके कुछ समय रह लिए, पेरेंट्स के साथ रह लिए। तो ये सब मेंटल पीस देता है। मेंटल पीस है ना? जैसे इंश्योरेंस होता है हमारा, चाहे अपन कभी जाए नहीं, भले ना जाए, इट्स लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस ज़रूरत नहीं पड़ती हमको रोज़मर्रा की लाइफ में, बट जिस दिन ज़रूरत पड़ती है उस दिन इट प्लेज द वाइटल रोल। है ना? चाहे वो कार की इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ और इंश्योरेंस हो। ये तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब अपन एक परदेश में रह रहे हो। ऑफ कोर्स, जब आप अगर आज विदेश अपन में, इंडियन सिटीजन है, भारत में रहें, भारत में रहना है, तो अपने वही सब चीज़ें हाँ, सोचनी नहीं। यहाँ पे आप बहुत इजीली, इजी गोइंग हो जाता है सब कुछ जो। बट आप जब थर्ड कंट्री में जाते हो एज एन इमिग्रेंट, तो बहुत सारी चीज़ें आपको साथ लेके चलनी पड़ती, बिना घबराए। घबराएगा कौन नहीं? जो सतर्क रहेगा, अवेयर रहेगा, अलर्ट रहेगा, अपने पेपर वर्क को फुल प्रूफ रखेगा, उसको कभी घबराने की जरूरत नहीं जैसे है। कई लोग घूमने चले जाते हैं इंडिया से और वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, और उस दौरान मान लो उनका पासपोर्ट खो जाए, फिर उनको वापस इंडिया आना हो, तो फिर क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं? कोई दिक्कत नहीं आती सर, बहुत सिंपल है। हमारी एम्बेसीज बहुत एफिशिएंट हैं, हमारी कॉन्सुलेट्स आर वेरी एफिशिएंट। उनकी फ़ोन लाइंस हैं, सेंट्रलाइज्ड इमरजेंसी हेल्पलाइंस हैं। हर कॉन्सुलेट का इमरजेंसी नंबर होता है वहाँ पे, आप उनको कॉल करो। एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आप भर के एम्बेसी में जमा करवाओ, वो आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अगेन, एक छोटी सी पासपोर्ट साइज़ की बुकलेट आती है जिसको ईसी बोलते हैं, इमरजेंसी सर्टिफिकेट। वो 1 से 2 महीने के लिए वैलिड होती है।
तुरंत मिलता है वो? तुरंत सेम डे मिल सकता है। आप कॉपी दिखाओ, पुलिस रिपोर्ट दिखाओ, इंसिडेंट एक्सप्लेन कर दो कि भाई ये सिचुएशन हो गई मेरे साथ, मैं आया था, खो गया हाँ। पासपोर्ट। वो नागरिकों की मदद करने के लिए ही हैं वहाँ पे। आपको वो ईसी मिलेगी और उसकी मदद से आप दोबारा वापस इंडिया ट्रैवल कर सकते हो आराम से। अच्छा, ये रहता है जी सिस्टम। बिल्कुल। ओके। तो अगर अपन ट्रस्ट और एथिक्स की बात करें रंजीत भाई, तो इमिग्रेशन एक बहुत ही हाई ट्रस्ट बिजनेस है और आप कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हो, तो आप उसकी क्रेडिटेबिलिटी कैसे मेंटेन करते हो? देखिए जैसा कि आपने कहा कि लोग अपने बहुत ही सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं जब अपना इमिग्रेशन का, वीज़ा का, Very किसी भी चीज़ personal. का, वेरी पर्सनल है ना। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। हम लोग राइट फ्रॉम डे वन टू द टाइम दे गेट द डॉक्यूमेंट्स बैक, वी रिमेन ट्रांसपेरेंट, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। वी वॉक देम थ्रू द प्रोसेस। हम एंड रिजल्ट नहीं दिखाते, सिर्फ हम उनको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि हर स्टेप पे उनके कागज़ों के साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं, वो उनको पता रहे। और जो प्रॉमिस करा है वो एक उस लेवल पे करा गया है कि जहाँ पे हम उसको मीट कर सके एक्सपेक्टेशंस को। कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करते कि हम फटाफट कर देंगे या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो ऐसा सब बहुत नहीं। लोग करते भी हैं। हाँ, वो नहीं करना है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप किसी सरकार का काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप सर्विस दे रहे हो, आपकी खुद की तो है नहीं सर्विस, है ना। अब वो एलिजिबिलिटी होगी नहीं होगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हम सिर्फ जो मापदंड है उनको पूरा कर रहे हैं। वी आर जस्ट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स। अल्टीमेटली द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड बाय द हाँ, वो एम्बेसी अपन और तो द कर ही नहीं कंसर्न्ड सकते। अथॉरिटीज। तो हमको इतना कॉन्फिडेंस उनको देना पड़ेगा कि हम आपके साथ मिलके, हम उसी बोट में आपके साथ सवार होकर आपको लेके जा रहे हैं। बस हम आपको डायरेक्शन सही लेके जा हाँ, रहे हैं। तो फिर क्या उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हाँ बात सही बोल बात रहे सही हैं, बोल रहा है, क्लियर बोल रहा लंबे है। लंबे दावे नहीं कर रहा। हाँ, तो वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और उसी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट है। राइट। जेन्युइन प्रोवाइडर और रिस्की एजेंट में डिफरेंस कैसे पहचाने, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये लोगों को मतलब कैसे पता चले कि भाई ये रिस्की है? देखिए क्योंकि मैं रिस्की नहीं हूँ इसलिए मैं क्लियरली नहीं कह पाऊंगा कि रिस्की क्या हो सकता है। नहीं, अपने को किसी का नाम नहीं नाम लेना नहीं है। ले रहा मैं। हाँ, बट लेकिन देखिए मैं बताता हूँ कि हम क्या करते हैं बीइंग नॉन रिस्की ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर, और उसका ऑपोजिट कुछ कोई करेगा तो वो रिस्की हो जाएगा। हम हमेशा पूरा प्रोसेस समझाते हैं लोगों को, है ना। फ़ोन पे ईमेल पे, जैसे भी ऑफिस में आए हैं, पूरा, हाँ। जैसे भी हमारी वेबसाइट्स पे भी इन्फॉर्मेशन रहती है। बट हम प्रोसेस को समझाते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये गवर्नमेंट करेगी, इसके लिए ये सही है, इसके लिए वो सही है। फिर वी लेट देम डिसाइड कि वेदर दे वांट टू डू इट और नॉट, वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम, एनर्जी, मनी, एंड वी लीव इट अप टू द कस्टमर टू कम बैक टू अस एंड लेट अस अपना सेटिस्फेक्शन कर ले वो। वेयरएज मैं सिर्फ ये एंड रिजल्ट दिखाऊं उनको कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, कैसे होगा वो, मैं बैठा हूँ। ना। तो वो जो आप क्या होता है, मूवी देखने जाते हो तो आप दी एंड देखना नहीं चाहते, आप पूरी मूवी देखना चाहते हो ना, देन यू रियलाइज कि अच्छी थी कि बुरी थी। तो हम उनको पूरी पिक्चर दिखाते हैं। वेयरएज अगर कोई बोले कि नहीं मैं एंड में ले जाके तुमको एंड दिखा देता हूँ, उसमें मज़ा आ जाएगा, दैट इज़ रिस्की। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, उसको खुद पूरा प्रोसेस नहीं पता है। तो वो ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है वहाँ पे तो वो फिर रिस्की है। तो हमेशा उसी को ट्रस्ट करो जो आपको प्रोसेस को समझाए, आपका हाथ पकड़ के आपको एंड तक लेके जाए। जो बड़े बड़े दावे करे, हाँ, दावों से दूर रहो। दावों से दूर रहो। हाँ, समझ जाओ कि अगर ज़्यादा बड़े दावे ज़्यादा कर रहे हो। दाव, क्योंकि आपका काम ही नहीं है ना। हाँ। अगर कोई प्रोडक्ट मैं अपने घर में बना रहा हूँ हाँ, तो मैं उसमें दावा लोग- कर सकता हूँ। उसमें लोग ये भी बोल देते हैं मेरी तो वहाँ जानकारी है, मेरी नहीं, सेटिंग नहीं, है, मैं करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए जानकारी, जान पहचान कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ वहाँ जो ऑनलाइन ऑफिसर डिजिटली बैठा है भाई, अवेलेबल उसकी है। भी नौकरी का सवाल है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, क्वालिफाइड लोग हैं सारे। तो ये सब कहने की बातें कि जान पहचान है, ये वो है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है आज के टाइम पे। सब कुछ डिजिटल और ऑनलाइन अवेलेबल है। सारे एफर्ट्स करूंगा, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करूंगा। 99.9 आपका काम हो जाएगा। 0.01 अगर कोई वहीं से कुछ चेक आता है तो वो अपन उसको फुलफिल करेंगे। आप तो 0.1% कह रहे हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ 50-50 होता है सारा काम। अच्छा, आप 50-50 हम तो 50-50 ही बोलते हैं। क्योंकि देखिए आपने कहीं कमी नहीं छोड़ी, कल को कोई पॉलिसी चेंज हो गया, कोई लॉ में चेंजेस आ गए, या उसके डॉक्यूमेंट जो पुराने चेक हुए आपके कस्टमर का कोई बैकग्राउंड है या पुराने कोई डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इंडिया में पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव आ गया, कुछ भी हो सकता है ना, जिस उसको भी नहीं पता, वो उनको भी नहीं पता होगा, तो आपको कहेगा यार तुमने तो बोला था। एग्जैक्टली। तो आप हमेशा बैलेंस लेके चलो, क्योंकि सरकारी काम है, गवर्नमेंट के काम है, हो जाते हैं, नो डाउट हो जाते हैं, बट आपका अपने कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको अच्छे से अगर मैनेज करोगे तो कंप्लेंट्स के, हाँ, उसको विश्वास दिलाओ कि के, भाई तेरा काम हम करा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई हो गया,
एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखो कि वो कल को अपसेट ना हो किसी चीज़ को लेके, और जैसा मैंने कहा कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके कस्टमर को। आपके पास आया ही इसीलिए वो कि उसको मेंटल स्ट्रेस और नहीं फिर हो। आप उसको स्ट्रेस और आप दे रहे उसको हो, पैसे भी ले रहे हो हाँ, उससे। पैसे भी ले रहे हो, स्ट्रेस भी दे रहे हो बदले में, कागज़ भी नहीं आ रहे, तो वो कल को कहेगा भैया राम राम रंजीत, हम अपना आप कर लेंगे या किसी और के पास जाएंगे। तो अपन एक लास्ट में रैपिड फायर राउंड कर लें जी रंजीत। श्योर श्योर सर। सबसे कॉस्टली इमिग्रेशन मिस्टेक? अपने डॉक्यूमेंट्स को वैलिड नहीं रखना, ड्यूरेशन खत्म होने से पहले उनको रिन्यू नहीं करवाना, चेक नहीं करना। चेक नहीं करना। एक डॉक्यूमेंट जो हमेशा अपडेटेड होना चाहिए? आपका पासपोर्ट। फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स के लिए एडवाइस? फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स इन अमेरिका, कीप योर डोर्स ओपन टुवर्ड्स इंडिया। ओके। सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन्स के लिए एडवाइस? मेक योर पेरेंट्स एंड योर फ्यूचर जनरेशन, लाइक हेल्प देम स्टे कनेक्टेड विद इंडिया। रंजीत जी, जो लोग इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंट से ओवरवेल्म्ड फील करते हैं उनके लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है? नेवर गेट स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस से कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। लोकल लॉज एंड पॉलिसीज़ जो है उनको फॉलो करो। अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेटेड रखो। कभी किसी की व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या मेरे दोस्त ने कहा या मैंने वहाँ सुना, उन बातों पे विश्वास मत करो। सीक प्रोफेशनल हेल्प और विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द एम्बेसीज। गेट द राइट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। और कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो स्ट्रेस आउट ना होकर ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प और रीच आउट टू द पीपल हुम यू ट्रस्ट। तो व्यूअर्स, आज का जो कन्वर्सेशन है बहुत ही इंसाइटफुल रहा, बहुत नॉलेजेबल रहा। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो लोगों को पता नहीं है, जो इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आज के एपिसोड में दोस्तों आपको देखने को मिली होगी। अगर आपने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा है, सुना है, समझा है, आपको ये बहुत पसंद आया है, तो आपके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, आप वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपकी नॉलेज को एनहांस करूँ, आपकी ज्ञान को बढ़ाऊँ, आपको नई नई इन्फॉर्मेशंस ला के दूँ, नए नए व्यूवर्स जो नए नए हमारे गेस्ट होते हैं उनके साथ पॉडकास्ट करूँ और आपको अपग्रेड करने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, बातें करते रहिए, सुनते रहिए। अगर आपके दिमाग में ज़रा सा भी कोई क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आती है या हमने ऐसा कभी किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा, मेरी टीम रिप्लाई करेगी। रंजीत भाई से भी हमको कुछ पूछना होगा तो हम इनसे पूछ के रिप्लाई करेंगे। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा पॉडकास्ट, और इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मूल के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वहाँ तक ये जानकारी पहुँचे और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, कर भला तो हो भला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई शख्सियत के साथ।